हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर को पूरा किया, अच्छे से समझा। हमने देखा डीएनए के बारे में, हमने देखा आरएनए के बारे में, न्यूक्लियोटाइड के बारे में, न्यूक्लियोसाइड के बारे में, कैसे डीएनए रेप्लिकेट करता है उसको समझा हमने। हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ट्रांसलेशन कैसे होता है। तो बेटा बायोमोलिक्यूल चैप्टर इससे जुड़ा हुआ है। तो इस चैप्टर में हम वो डीएनए आरएनए वाला जो हिस्सा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा हम स्किप करेंगे, क्योंकि ये 11th के अंदर भी है, 12th के अंदर भी है, और हमने जो चैप्टर पहला पूरा किया है वो 12th वाला पोर्शन है, ठीक है ना। तो इसमें हम बेसिकली हम क्या देखेंगे, इसमें हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, हम जो है वो लिपिड्स के बारे में बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे, हम पॉलीसेकेराइड के बारे में बात करेंगे जो कि बड़े कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे हम, और एंजाइम को समझेंगे हम, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है बेसिकली इस लेक्चर में हम वो चीजें जो जो है हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने बेसिकली मॉलिक्यूल की बात किया था यहाँ पे, उसके अलावा जो सेल के अंदर बायोमोलिक्यूल्स है उस पर हम बात करेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है बेटा बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है ना। और देखो बेटा मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पढ़ने में आपको मजा लेना पड़ेगा, पढ़ने में आपको डूबना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट एकदम नेगेटिव होता चला जा रहा है, हम अपने आसपास से नेगेटिव खबरें सुन रहे हैं, हम अपने आसपास से जो है वो ये भी सुन रहे हैं कि अस्पतालों में अच्छा नहीं हो रहा है, कई इलाज में लापरवाही हो रही, बहुत सारी बातें हम ऐसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि इन सब बातों से या तो हमारे पास दो ऑप्शन हमेशा होते हैं, एक तो हम डिप्रेस हो जाएं, या हम दूसरा है कि हम मोटिवेटेड होकर जो है ये सोच के रखें कि भाई ये जो हो रहा है ये आखिरी बार हो रहा है, आगे मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ये सोचकर चले हम के। देखो मैं हमेशा एक बात आपसे कहता हूं बेटा, जब भी अपने आसपास कुछ गलत देखते हो, कुछ ऐसा देखते हो कि जो आपको ठीक नहीं लगता है, तो आपको उसे बदलने की प्रतिज्ञा करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बेहतर करने के लिए, ठीक है ना। हमको कुछ बातें अभी समझ में आई हैं और ये हमारी सरकारों को भी समझ में आएगा, और हम सब आम नागरिक भी ध्यान रखेंगे कि हेल्थ इज एक्चुअल वेल्थ के। तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम हमको इंप्रूव करना होगा। और मैं पिछले 3 साल से ये बात लगातार, जब से 4 साल हो गया है, चौथा साल है, मैं लगातार ये बात कहता आ रहा हूं कि भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करना होगा। आप मेरे पुराने वीडियोस हैं जो यूट्यूब पर डले, उनमें देखिए मैं हर बार यही बात कहता आ रहा हूं। जब तो कोविड-19 का कोई अता पता ही नहीं था कि मैं 18 में 17 में मैंने लगातार एक बात बोली कि भारत का जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत वीक है, कमजोर है, इसको ठीक करना होगा। हम वेल इक्विप्ड नहीं है, हमारे पास जो है वो इच्छाएं हैं, हमारे पास बहुत कुछ करने का जो है दम भी है, लेकिन मनोबल कमजोर है हमारा के। हमको अपने मन के बल को बढ़ाना पड़ेगा, हमको इंप्लीमेंटेशन वाले पार्ट पर आना पड़ेगा, और इंप्लीमेंटेशन वाले पार्ट का पहला सीढ़ी तो होता है कि तुम एक अच्छे डॉक्टर बन जाओ, तुम एक अच्छे डॉक्टर बन जाओ, ठीक है बेटा। चलो इसी प्रतिज्ञा के साथ कि जो हो रहा है उसको बदलने की तस्वीर जो है वो आपके अंदर वो दम है, वो साहस है, और आप उसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा सोच के चलते हैं बेटा, है ना। चलिए, तो नेगेटिविटी में देखो मैं मानता हूं बेटा कि बहुत विकट समय है, लेकिन तब भी मैं बोलूंगा कि फोकस ऑन दी पॉजिटिव साइड पे फोकस कीजिए, है ना। सबको अच्छा नहीं लगता है, मेरे को भी कई बार जो है वो इस कंडीशन को देख के डिप्रेशन सा फील होता है, लेकिन मैं यही सोचता हूं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, ये वक्त है, इस वक्त ये वक्त निकल जाएगा, लेकिन सीख बड़ी दे जाएगा। और हमें सीख ये मिली है कि हमको कुछ करना होगा। हम हाथ पर हाथ रखकर जो है सरकार से कुछ तो होगा वहां से, उसकी उम्मीद अब नहीं करेंगे। हमारे छोटे छोटे गांव को भी सेल्फ सस्टेन यूनिट में कन्वर्ट होना पड़ेगा। हम सबको पहल करनी होगी कि हर गांव के अंदर एक हेल्थ केयर सेंटर बने, हर गांव के अंदर हेल्थ पहुंच सके, और बायोमेंटर्स और हम मिलकर ये काम बेटा करेंगे। क्या हम लोग प्लान तैयार करेंगे और मिलकर ये काम करेंगे। थोड़ा वक्त ठीक होने दीजिए, हम अगली बार ऐसा नहीं होने देंगे, ये हम सब मिलकर बेटा करेंगे, कि हम सब एक टीम है, ठीक है। चलो, तो अभी नेतागिरी नहीं करते हम कि आप बोलोगे सर आप भाषण देने लगे, आप नेताओं जैसी बात करते हो। मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और जो मैं नहीं कहता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं। समझ गए बात को। इसलिए चलो पढ़ाई करते हैं, ठीक है। चलो, तो आप जो है हम इतना जानते हैं कि बेटा जो है देयर इज वाइड वैरायटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। बड़े अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म देखने मिलते हैं, चिड़ियाएं होती हैं, एंड जो है वो कई तरह के कैटल्स होते हैं, कई तरह के जो वाइल्ड लाइफ होती है, कई तरह के जंगली जानवर होते हैं, समुद्र के अंदर भी, ठीक है, हमारी धरती पर भी। तो क्या अब हम बात जानना चाहते हैं कि क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम टाइप ऑफ केमिकल है? क्या ऐसा लगता है कि मनुष्य के अंदर कुछ अलग है? ना, ह्यूमन बींग्स के अंदर भगवान ने जो है वो गोल्ड भर दिया है कि भाई तुम जो है सबसे
कीमती तुम्हारे अंदर गोल्ड ही गोल्ड रहेगा सेल के अंदर, बाकी जो है जो कम कीमती तुम्हारे अंदर हमने लोहा भर दिया भाई, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि क्या हम सभी जीवित ऑर्गेनिज्म जो है वो सेम टाइप ऑफ केमिकल से बने होते हैं, एक कॉमन क्वेश्चन है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारी सेल्स के अंदर के केमिकल्स का एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके मतलब यहां पर हमें जो है रसायन शास्त्र की हेल्प लेनी पड़ेगी, यहां पर हमें केमिकल एनालिसिस करना होगा और हमें देखना होगा। क्या कहते हैं ना कि मिट्टी का मनुष्य मिट्टी में मिल जाता है, एक दिन ऐसा होता है कि मिट्टी का मनुष्य मिट्टी में मिल जाता है, मतलब जो मिट्टी के अंदर है वही हमारे शरीर के अंदर है। जब मिट्टी का मनुष्य मिट्टी में मिल जाता है, मतलब जो कंपोजिशन सॉइल का है, क्या हमारा भी वैसी कंपोजिशन है, क्या वही सारे केमिकल हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है? जब ऐसा है तो मिट्टी जिंदा क्यों नहीं है, हम जिंदा क्यों है? ऐसा क्या है जो हमें लिविंग बनाए हुए है? बहुत सारे प्रश्न दिमाग में उठते हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर मिलना चाहिए के। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तरीका यही है कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्लांट्स की बॉडी में कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं, एनिमल्स की बॉडी में कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं, मिट्टी के अंदर निर्जीव चीजों में क्या बायोमोलिक्यूल्स हैं। और हम सब जानते हैं आज कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हम सब जानते हैं आज कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दीज आर दी फ्रेमवर्क एलिमेंट। इनके बगैर तो कोई बन ही नहीं सकता कुछ भी। कोई भी बायोमोलिक्यूल्स को बनाना हो, कोई भी लिविंग स्ट्रक्चर को बनाना हो, तो जो प्राइमरी ऑर्गेनिक केमिकल बनाने के लिए चाहिए ना, वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कुछ बन ही नहीं सकता है भाई। ऑर्गेनिक केमिकल क्या, कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ा तो ऑर्गेनिक केमिकल बन गया, याद रखना। CO2 इज इनऑर्गेनिक, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक नहीं होती है, मीथेन इज ऑर्गेनिक। कार्बन और हाइड्रोजन का संयोग मिलता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड ही जो है वो लिविंग बीइंग के लिए सबसे बड़ा संबल होते हैं। जीवित जीव उसी पर का काम करते हैं। ठीक है, मतलब जीवित जीवों के अंदर यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड हटा लोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, राख बचेगी। ऐश जलाने के बाद जो राख बचती है उसकी बात कर रहे हैं। मतलब यह है कि सबसे बड़ा कोई सच है तो वह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कार्बनिक रसायन ही जीवन है। मैं कह रहा हूं आपसे कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वही लाइफ है, वही जीवन है एक्चुअली, समझ गए? इसलिए पढ़ने में थोड़ी कठिन लगती है क्योंकि वो जीवन है। ठीक है, याद रखना। अब अगली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो नजरिया बदल लेना, अपना नजरिया बदल लेना। ये सोचना कि ये जीवन के अंदर ये केमिकल काम आते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये केमिकल दिखाई पड़ रहे हैं हमको के। अने यदि ये ऑर्गेनिक केमिकल ना होते ना ओरिजिन ऑफ लाइफ होता, ना सेल बनती, ना लिविंग बीइंग होते। याद रखना इस बात को। ठीक है, चलिए। तो अब यदि हमें केमिकल कंपोजिशन का एनालाइज करना है तो हमें क्या करना होगा? सिंपल सा तरीका ये होता है कि हम क्या करेंगे, एक लिविंग टिश्यू लेंगे। उस लिविंग टिश्यू को क्या करेंगे बेटा, हम उसको हम जो है पहले ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, मोर्टर एंड पेस्टल का इस्तेमाल करेंगे। हम क्या होता है ना, जो खलबट्टा टाइप का होता है वो घर में होता है, अदरक कूटते हैं इस तरह के, उसमें हम लिविंग टिश्यू को लेंगे, क्रश कर लेंगे और उसमें क्या मिला लेंगे, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। इस एसिड का नाम एक एमसीक्यू के रूप में आ सकता है कि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, एक पेस्ट को बना लिया हमने, लिविंग टिश्यू को लिया हमने, लिवर का पीस हुआ, वेजिटेबल हुआ, कुछ भी हटके। आपको एक मजे की बात बताता हूं मैं, सच। चलो अभी पढ़ रहे हैं तो थोड़ी मन की बात भी करते चलते हैं बीच में। आपको पता है जब मैं छोटा बच्चा था ना, कितना बड़ा रहा हूंगा मैं, 7 या 8 साल का होऊंगा, 7 या 8 ईयर का होऊंगा, मुझे अच्छे से ध्यान हटके। तो मेरे घर में क्या था, मेरे घर में है ना जो है मैंने चोरी से मैंने एक ब्लेड, मेरे फादर जो है वो शेव करते थे ना, तो वो उस जमाने में ना टोपाज कंपनी, एक कंपनी हुआ करती थी टोपाज कंपनी का जो है वो ब्लेड इस्तेमाल करते थे वो। ठीक है, तो वो उनका बड़ा खतरनाक सा रेजर हुआ करता था कि वो उसमें रेजर में लगा के ऐसे नीचे। अभी से मैं जो रेजर यूज करता हूं वो तो सिंपल सा ऐसा वाला रहता वो, अरे यार वो जिलेट विलेट का रेजर मार्केट में मिलता ना, तो वो यूज करते हैं इनके। मेरे फादर जो है वो टिपिकल रेजर कि वो रेजर इतना खतरनाक होता था, उसमें जो है वो चारों तरफ ब्लेड लगा, वो कायदा वो इक्विपमेंट फिट करते थे पहले। एक वो लोहे का हुआ करता था, उसके ऊपर ब्लेड लगाएंगे, फिर कसेंगे उसको, ठीक है ना, और फिर वो शेव करते थे। तो मैंने क्या किया, एक उनका ऐसा ब्लेड जो इस्तेमाल हो चुका था, वो ब्लेड मैंने चुरा लिया। ठीक है, और चुराने के बाद क्या किया, मैंने उस ब्लेड को एक लकड़ी का कोई एक वुडन कोई पार्टी, मैंने कोई वुडन एक जो स्टिक लिया और वहां पे ब्लेड को मैंने फिक्स किया। ठीक है, किस्मत से मैंने अपने हाथ माथ नहीं काटे उस समय, और मैंने फिक्स किया। और मैं क्या करता था, जैसे घर में सब्जी आती थी, कोई के सब्जी आई घर में, भिंडी आया, टमाटर, घर में कोई ना कोई सब्जी आती है, चुपचाप से मैं एक भिंडी लेके आता था। उस भिंडी को मैं क्या करता था कि एक मेरे पास में जो है ना एक लकड़ी का पटिया होता ना, पटना, वो था, उसमें मैं भिंडी को रख दिया करता था उसमें, और रस्सी से बांधता था भिंडी को मैं, एक ऊपर एक नीचे, और उसको उस अपने वो ब्लेड से, स्कैल्पेल टाइप था, उससे मैं काट के भिंडी को धीमे धीमे निकाला, उसके फिर सीड निकालता था मैं के, और पूरा ऐसा लगता था कि फिर इतने में मेरा छोटा भाई छोटा था, वो मुझसे 2 साल छोटा है, 6 साल का रहा होगा, वो आके बोला, भैया क्या कर रहे हो?
नहीं भैया नहीं बोलता था, अरे भैया छोटा भाई का भैया बोलता है, मैं तो सम्मान से बोले गोल्डी बताओ डैडी को कि तुम ब्लेड से जो है कुछ काट रहे हो, हाथ कट जाएगा अभी, चुप रहे, खेलना नहीं खेलना अभी, फिर क्रिकेट नहीं खेलूंगा, समझ गए? ठीक है। फिर वो जाके वो, लेकिन भाई लोग मानते थोड़े ना, मम्मी का मम्मी भैया ब्लेड से कुछ कर रहा है गोल्डी भैया, छोटा वाला जाके बताएगा, तीसरा नंबर वो भैया बोलता था लकी, गोल्डी भैया कुछ कर रहा है, वो उससे 4.5 साल छोटा है। तो फिर मम्मी आएंगी पूछेंगे क्यों कर रहे हो, रखो ब्लेड कट जाएगा, लेकिन मैं मैं पूछता मम्मी मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, हंस दिया करती थी वो। टमाटर काटता था मैं, मम्मी टमाटर लेंगी चाकू से काट देंगी, मैं टमाटर लूंगा धीरे से ब्लेड से, पहला लेयर निकालूंगा दूसरा लेयर निकालूंगा, मुझे क्या पता था कि ऐसे करते करते एक दिन मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। तो अरे तो तुम ये मत सोचना कि नीट का एग्जाम निकालने के लिए सर ने बताया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ो चाहे ना पढ़ो, एक भिंडी लो उसका ऑपरेशन कर लो, एक टमाटर लो उसका ऑपरेशन कर लो तो डॉक्टर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो तो हो गया मेरे साथ में, क्योंकि मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ दिया था। तो कहने का मतलब यह कि कई बार हम जो एक्ट करते हैं बचपन में वो सच्चाई में बदल जाता है। हालांकि आई एम नॉट अ सर्जन बट आई एम ए फिजिशियन, लेकिन जब पढ़ रहे थे तब तो ये सारा काम करना पड़ता था। ठीक है, तो अभी चलो लौट के अब आप वास्तविक दुनिया में आते हैं कि ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का इस्तेमाल कीजिए, उसमें आप जो है वो लिविंग टिश्यू को क्रश कर लीजिए, एक मोटा पेस्ट मान लीजिए और उसको फिर छान लीजिए। कि आपने लिविंग टिश्यू को लिया, ग्राइंड किया, जो है ये चार्ट नोट कर लेना बच्चे के, बेटा चार्ट ना स्क्रीनशॉट ले लो, उसको नोट कर लेना, आपकी जो है वो की नोट्स में होगा बेटा, लेकिन तब भी मैं कह रहा हूं कि आप खुद नोट कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, कुछ कि समस्या आ गया आसमान टूट के नीचे गिर जाएगा, है ना, नहीं ना। ठीक है, चलो तो क्या है लिविंग टिश्यू ग्राइंडिंग किया, इसको हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में मोटा पेस्ट बन गया और उसको हमने चीज क्लॉथ लिया, पतला कपड़ा लिया, चीज क्लॉथ। चीज क्लॉथ देखा आपने मम्मी किचन में पनीर बनाने के लिए जो इस्तेमाल करती है, छेना बनाने के लिए जो इस्तेमाल करती है, पतला सा कपड़ा होता है, क्या बोलते हैं, मलमल के कपड़े का पतला सा कपड़ा होता है एकदम, के चीज क्लॉथ बोलते हैं। उससे उन्होंने क्या किया, हमने लिया और छान लिया। अब छानने में क्या देखा हमने, कहा जो छन गया वो फिल्ट्रेट एसिड सॉल्युबल पूल के वो छन के नीचे आ गया, और जो ऊपर रह गया रिटेंटेड, जिसका रिटेंशन हो गया रिटेंटेड, जो छन गया वो फिल्ट्रेट क्या। तो याद रखना, तो हमें छानने पे दो चीजें मिली, एक तो वो मिली जो सॉल्युबल थी एसिड में घुलने के बाद आ गई छन के, और एक मिला हमें कपड़े के अंदर मिला हमें जो नहीं छन पाया वो मिला हमें। याद रखना बेटा ये होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स एक्सेप्ट लिपिड, लिपिड को छोड़ के सब मैक्रोमोलिक्यूल्स में। लिपिड इसलिए नहीं आता छने हुए में क्योंकि अल्कोहल है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है, ट्राइक्लोरोएसिडिक अल्कोहल ट्राइक्लोरोएसिडिक एसिड है, और ये वाटर सॉल्युबल होता है, और लिपिड वाटर में नहीं घुलता है, वाटर से एफिनिटी लिपिड का नहीं है, इसलिए लिपिड ऊपर रह जाता है। और उसके पीछे कारण ये भी है कि जो मेम्ब्रेन होती है, लिविंग टिश्यू को तोड़ते हो तो मेम्ब्रेन वेसिकल में कन्वर्ट आती है, गोले बन जाते हैं मेम्ब्रेन के, जो बड़े साइज के होते हैं नहीं छन पाते हैं, इसलिए ये नीचे नहीं आ पाता है। ठीक है, एफिनिटी भी नहीं है, और वो मेम्ब्रेन वेसिकल्स में कन्वर्ट हो गई जो नहीं छनती है, जो वाटर से एफिनिटी नहीं रखती है। तो लिपिड को छोड़ के बाकी सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स में होते हैं, और इसमें सभी माइक्रोमोलिक्यूल, जितने भी माइक्रोमोलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल है वो सब एसिड सॉल्युबल पूल में आते हैं। अमाइनो एसिड्स हुए, पॉली जो अपने मोनोसैकेराइड्स हुए, सिंपल शुगर हुआ, ठीक है, और जितने स्मॉल में माइक्रोमोलिक्यूल वो इसके अंदर आ जाते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल में आते हैं। ठीक है, क्लियर। अब जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो क्या है, वो है न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट। देखो अब सिंपल, न्यूक्लिक एसिड इज ए मैक्रोमोलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी दोनों तरह की होती है। कार्बोहाइड्रेट कैसे होते हैं बेटा, जो मोनोसैकेराइड हुए, डाइसैकेराइड हुए, सिंपल शुगर होते हैं, और कॉम्प्लेक्स शुगर भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं पॉलीमर के फॉर्म में भी होते हैं, स्टार्च और सेलुलोज क्या होते हैं, ग्लाइकोजन पॉलीमर होते हैं। ठीक है, जबकि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज क्या होते हैं, ये सिंपल शुगर में आते हैं। फिर लिपिड जो होते हैं, कहने को तो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन तब भी ये जो है वो छनते नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कारण बताया इसका विषय के। प्रोटीन जो होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल आते हैं, अमाइनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, क्या देखा हमने इसमें, देखो ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। के वो सभी कार्बन कंपाउंड, वे सभी कंपाउंड जो कार्बन कंपाउंड है जो हमें जो है लिविंग टिश्यू से मिलते हैं, उनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं।
ठीक है ना। क्या कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी हमको मिलते हैं? बिल्कुल सही बात है बेटा। जब हम पौधों को जला देंगे, एक डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हमने एक लिविंग टिश्यू को लिया, जला दिया, जलाने पे सभी ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो होते हैं वो CO2 वाटर में कन्वर्ट होकर निकल जाएंगे, वो वेपर्स के रूप में CO2 के रूप में निकल जाएंगे। केवल जो बचा रह जाएगा वो होगा राख, हिंदी में बोलेंगे राख के, ऐश, ठीक है। और इस ऐश का एनालिसिस करेंगे तो उसमें हमको इनऑर्गेनिक एलिमेंट देखने मिलेंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम और दूसरे हमको एलिमेंट्स है वो देखने मिलते हैं बेटा, ठीक है। अब जब एनालिसिस किया तो क्या मालूम चला हमें मालूम चला कि हमने ह्यूमन बॉडी को मिट्टी के साथ, अर्थ क्रस्ट के साथ में हमने कंपेयर किया। ह्यूमन बॉडी को हमने अर्थ क्रस्ट के साथ में कंपेयर किया तो क्या पाया? हाइड्रोजन दोनों में प्रेजेंट है, परंतु लिविंग टिश्यू के अंदर हाइड्रोजन कंपैरेटिवली अधिक होता है, तो हमने अधिक वाले को यहां पे मार्क कर दिया, रेड मार्क कर दिया, ठीक है। कार्बन की बात करें तो कार्बन जो होता है, कार्बन इज मोर इन लिविंग टिश्यू के, ह्यूमन बॉडी में अधिक होता है एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट के, यहां पे 0.03, तो ये 18.5 है, कार्बन अधिक होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो सबसे अधिक यानी मोस्ट कॉमन एलिमेंट जो लिविंग टिश्यू के अंदर होता है वो होता है ऑक्सीजन, ठीक है ना, 65%। ये होता है अर्थ क्रस्ट में 46.6। नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में काफी कम होती है, वेरी लिटिल होती है, जबकि हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि लिविंग टिश्यू में कितनी होती है? 3.3%, ठीक है ना। फिर सल्फर की बात करें, अगेन सल्फर इज मोर इन दी लिविंग टिश्यू, ह्यूमन बॉडी में सल्फर अधिक होता है, ठीक है। अब कौन सा एलिमेंट नॉन लिविंग में अधिक दिखाई पड़ रहा है आपको? तो आप देखा ये भी एमसीक्यू बन के आया था, सोडियम इज मोर इन नॉन लिविंग एज कंपेयर टू लिविंग, ठीक है ना। कैल्शियम इज मोर इन दी नॉन लिविंग, ठीक है ना। मैग्नीशियम इज मोर इन दी नॉन लिविंग के, और सिलिकॉन जो होता है वो नॉन लिविंग में 27.7% है, लिविंग में नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। क्लियर? तो क्या देखा हमने। अब आपको बेटा यहां पर याद रखना, यहां पर आपसे सिंपल सा एमसीक्यू करेगा कि इन सम एलिमेंट्स आर गिवन इन दी ऑप्शंस, फाइंड आउट द एलिमेंट विच इज लीस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। तो एक तो आपको यह क्रम पता होना चाहिए कि सबसे अधिक है ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा? उसके बाद है कार्बन, उसके बाद क्या है? कैल्शियम, परसेंटेज वाइज देख रहे हैं हम, ठीक है ना। क्या आपने देखा ना 65 दे रखा है, 18 तो एक काम करना बेटा, इसका एक सीरीज आप तैयार कर लो पूरा, ठीक है ना। जो दे रखा है ना आंकड़ा, जो डेटा दे रखा है एनसीईआरटी उसके अकॉर्डिंग कौन जो है वो कम है, कौन अधिक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू कैसा आएगा कि कौन सा लिविंग में अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, कौन सबसे कम होता है, ठीक है। कौन सा जो है ऐसा है नॉन लिविंग में अधिक है लेकिन लिविंग में ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, तो वो होगा सिलिकॉन हो गया बेटा। तो यहां पे इस टेबल यानी ये जो टेबल है ना, इसको रटा के आपसे परसेंटेज नहीं पूछेगा वो, लेकिन इससे आपसे वो पूछेगा कि कंपैरिजन, यानी यहां पर जो है प्रिपेयर फॉर दी कंपैरेटिव क्वेश्चन के लिए तैयार रहेगा यहां पे, ठीक है। फिर सोडियम आयन के फॉर्म में होता है, पोटेशियम आयन के फॉर्म होता है, कैल्शियम आयन के फॉर्म होता है, मैग्नीशियम आयन के फॉर्म होता है, वाटर H2O के फॉर्म होता है, और कंपाउंड होते हैं सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, ये कंपाउंड भी लिविंग के अंदर हमको देखने मिलते हैं, ठीक है बेटा। क्लियर? अब आते हैं सबसे पहले अमाइनो एसिड की बात करते हैं। तो एक्चुअली अमाइनो एसिड क्या होता है? ये है मीथेन, ये है मीथेन, सब जानते हैं CH4 के। मीथेन में हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया किससे? COOH कार्बोक्सिल ग्रुप से। दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हमने किससे? एमिनो ग्रुप से, ठीक है। तो क्या बन गया ये बन गया सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ग्लाइसिन बन गया ये है ग्लाइसिन, ठीक है। और इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर सकते हैं एल्काइल ग्रुप से, यहां पे मीथेन रख देंगे, यहां पे लाके CH2OH रख देंगे, हम कोई भी ग्रुप जोड़ना यहां पे जोड़ देंगे आके, तो ये बन गए ग्लाइसिन के अलावा दूसरे प्रकार के अमाइनो एसिड बन जाते हैं। इसका मतलब एक मीथेन में आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया कार्बोक्सिल ग्रुप से, दूसरे को रिप्लेस किया एमिनो ग्रुप से, तीसरे को रिप्लेस किया आपने एल्काइल ग्रुप से, चौथा बना दिया।
तो ये क्या है, दिस इज द अल्फा कार्बन और ये बन गया है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। ये मीथेन क्या बन गया, ये बन गया है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बन गया है, जिसको हम बोलते हैं अमाइनो एसिड बोलते हैं। तो एक्चुअली अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, दे आर दी सब्स्टिट्यूटेड मीथेन के। और जो भी अमाइनो एसिड का टाइप होता है दैट इज डिपेंड्स अपॉन दी साइड चेन। ये वेरिएबल यानी अलग अलग अमीनो एसिड के बीच में जो वेरिएबल है वो साइड चेन या एल्काइल ग्रुप होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप जो है वो कॉमन पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। याद रखिए 21 प्रकार के अमाइनो एसिड जो है, देखो जनरली जो है मोस्ट ऑफ द बुक्स में 20 मिलेगा आपको, पर एनसीईआरटी ने 21 टाइप लिखा है तो हम 21 को मानेंगे। यहां पे 21 प्रकार के अमाइनो एसिड हमको जो देखने मिलते हैं जो प्रोटीन बनाने में रोल प्ले करते हैं बेटा। ठीक है, याद रखिए केवल एल्काइल ग्रुप की जगह पे केवल हाइड्रोजन होगा, ग्लाइसिन इट इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड एंड इट डज नॉट शो, ये हमेशा मानते हैं कि ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है बेटा, और हम कहते हैं कि ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो नहीं करता है, ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, सिमेट्रिकल, हमेशा बोलेंगे सिमेट्रिकल, हमेशा बोलेंगे सिमेट्रिकल अमीनो एसिड में ये शामिल होता है। कि मिथाइल ग्रुप होता है एलिनिन में, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप होता है सीरिन में, ये तीनों आप करके, एंड जो एल्काइल ग्रुप है उसमें हाइड्रोजन है ग्लाइसिन में, ठीक है, मिथाइल ग्रुप है एलिनिन में, और जो है वो हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है बेटा किसमें, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप किसके अंदर है, वो आपका है किसमें, वो सीरिन में बेटा। तो याद रखेंगे आप इसको। ठीक है, क्लियर। फिर जो भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अमाइनो एसिड की होती हैं वे अमाइनो ग्रुप के कारण होती हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण होती है और एल्काइल ग्रुप के कारण होती है बेटा। ठीक है, और याद रखिएगा कि हम इतना जानते हैं बेटा कि यदि मान लो किसी अमीनो एसिड में एक से अधिक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट हो, मान लो एक एल्काइल ग्रुप के साथ ही अमीनो ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो बेसिक नेचर का हो जाएगा, एक से अधिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा बेटा के। तो सिंपल सी बात है कि अमीनो एसिड जो है हम बोलते हैं कि एसिडिक अमीनो एसिड है या बेसिक अमीनो एसिड है। तो देखो नॉर्मल अमीनो एसिड में तो क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक अमीनो ग्रुप होता है, परंतु यदि मान लो एल्काइल ग्रुप के पास भी एक अमीनो ग्रुप है तो दो अमीनो ग्रुप हो गए, तो प्रॉपर्टी बेसिकली क्षारकीय हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी। यदि एक से अधिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वो एसिडिक हो जाएगी। तो हम कहते हैं एसिडिक अमीनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड, बेसिक होता है लाइसिन, न्यूट्रल होता है वैलेंट के। यदि एल्काइल ग्रुप में कोई चेन प्रेजेंट है, जो कोई रिंग प्रेजेंट है, रिंग कंपाउंड प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे एरोमेटिक अमीनो एसिड बोलेंगे। टायरोसिन, फेनिलएलनिन और ट्रिप्टोफैन एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं। एमसीक्यू फॉर 2021, सिंपल सा दिख रहा है ये पॉइंट, पर एग्जाम में याद आना चाहिए बेटा। क्लियर। एरोमेटिक अमीनो एसिड यानी ऐसे अमीनो एसिड जो एरोमेटिक प्रकृति के होते हैं बेटा, जिनमें रिंग कंपाउंड वाला प्रेजेंट होता है, वो होते हैं टायरोसिन, फेनिलएलनिन और ट्रिप्टोफैन होता है बेटा। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। ठीक, और कभी कभी देखो हर अमीनो एसिड जो होता है वो एक पर्टिकुलर पीएच पर जो है वो आयोनाइजेशन को शो करता है, उसके NH2 का, COH का और एल्काइल ग्रुप उसके पास होता है। हम कहते हैं एक ऐसा पीएच जिसे हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। ये वो पीएच होता है, ये पीएच का मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के। पीएच 7 होता है न्यूट्रल के, पीएच 7 होता है न्यूट्रल। ठीक है, 7 से कम है तो एसिडिक है, 7 से दिखे तो वो एल्कलाइन है। पीएच का वैल्यू जो है वो 1 से लेके 14 तक जो है वो वेरी करता है। अभी हाल ही में मैंने क्या देखा, एक व्हाट्सएप पोस्ट देखा मैंने व्हाट्सएप पोस्ट देखा। उस व्हाट्सएप पोस्ट में किसी ने क्या लिखा कि कोविड से बचना है तो ये वाला फल खाओ, सब्जी खाओ। इस फल में का पीएच होता है 59, इस फल का पीएच होता है 172। आप कौन समझाए कि मूर्ख, व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने के पहले पीएच का मतलब तो समझ ले कि पीएच का वैल्यू कितना मैक्सिमम होता है, मिनिमम कितना होता है। ठीक है, अब लोगों को यही नहीं पता है कि पीएच का मतलब क्या। बचपन में केमिस्ट्री 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ी थी, वो भी भूल गए। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे उन्होंने पीएच का वैल्यू 200 तक 250 तक करके बैठ गए वो लोग। अब ऐसा थोड़ी ना होता है, इसलिए थोड़ा बेसिक साइंस कोई भी पोस्ट को फॉरवर्ड करने के पहले, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये पोस्ट जो फॉरवर्ड किया वो किसी स्टूडेंट ने फॉरवर्ड किया मेरे को, और ऐसे पोस्ट जो आप कहीं से आते हैं आप मुझे फॉरवर्ड कर देते हैं। मान लो आपके पास मेरा नंबर है तो मैं आपको पहले फुर्सत में पहले तो पोस्ट को हटाता हूं मैं, और फिर मैं देखता हूं कि क्या इररिलेवेंट पोस्ट है। एक बार किया है तो छोड़ देता हूं, ठीक है, लिख के भाई मत करना अगली बार, और अगली बार करता है तो फिर उसको व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट पे ब्लॉक कर देता हूं मैं, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि ये फालतू के पोस्ट पढ़ूं मैं। ना आपके पास इतना वक्त होना चाहिए, साइंस को मानना चाहिए भाई, साइंस है कुछ मतलब तो है उसका, है ना। ठीक, चलिए, तो अभी क्या कि ऐसा पीएच, जिस पीएच को हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच कहते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें आयोनाइजेशन होता है कि जो है ये क्या होता है बेटा, ये होता है कि जो
कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका हाइड्रोजन निकलता है और वो अमीनो ग्रुप के साथ जाके जुड़ जाता है। एक एंड इसका हो जाता है प्लस और एक हो जाता है माइनस, किसका बेटा, ये बात कर रहे हैं हम अमाइनो एसिड की, और इसे हम बोलते हैं ज्विटर आयन बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ज्विटर आयन स्टेज बोलते हैं। केमिस्ट्री में सर ने बताया होगा आपको, इसे ज्विटर आयन कहते हैं। तो ज्विटर आयन में क्या होता है, एक अमाइनो एसिड का जो है वो डाइपोल के समान व्यवहार करता है, एक प्लस एंड और एक माइनस एंड होता है उसमें होता है, क्लियर। और जिस पीएच पर यह देखा जाता है उसे हम आइसोइलेक्ट्रिक पीएच कहते हैं, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हम बेटा किसकी, लिपिड्स की बात करते हैं। लिपिड्स जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ये सिंपल फैटी एसिड हो सकते हैं या जो है कंपाउंड लिपिड भी हो सकते हैं ये। और याद रखिए एक फैटी एसिड में क्या होता है बेटा, एक फैटी एसिड का मतलब देखो क्या होता है कि एक्चुअली जब हम लिपिड वर्ड यूज करते हैं तो हमने क्या बोला, हमने कहा सिंपल फैटी एसिड भी हो सकते हैं, ना हम कहते हैं कि ये जो है मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड भी ये हो सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिए अब एनसीईआरटी में कहीं पर ये गलत लिखा हुआ है कि ग्लिसरॉल इज ए लिपिड, ग्लिसरॉल इज नॉट ए लिपिड, ग्लिसरॉल इज ए एल्कोहल। ऑल लगा है ना बेटा, तो एल्कोहल है, उठ के कॉमन सेंस की बात है के। तो ग्लिसरॉल जो है उसको हम जो है सिंपल लिपिड में शामिल नहीं करते हैं टेक्निकली केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। एनसीईआरटी में मिस प्रिंटिंग गलत है वो चीज, ठीक है। एक अगले प्रिंट में शायद वो करेक्ट भी कर लेंगे इसको। अभी इतनी सी बात है यहाँ पे कि मैंने आपसे कहा क्या कि फैटी एसिड का मतलब क्या है कि इसका मतलब है एक लॉन्ग और एक लॉन्ग चेन होती है जिसके लास्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है, वो कहलाता है फैटी एसिड के। अब ये जो लॉन्ग चेन हो सकती है जो एल्काइल है, मतलब कहने का मतलब है एक एल्काइल ग्रुप है उस पे लास्ट में COH जुड़ा हुआ है, वो फैटी एसिड के। ये सिंपल हो सकता है बेटा या 1 कार्बन से लेकर 19 कार्बन तक का हमको ये देखने मिल सकता है कि जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं कि हर बार लॉन्ग चेन ही हो, उसमें 1 कार्बन से लेकर 19 कार्बन तक का भी देखने हमको ये मिल सकता है। ये भी जो है वो फैटी एसिड के कैटेगरी में आता है बेटा के। देखिए जैसे कि पामिटिक एसिड है, पामिटिक एसिड में 16 कार्बन है, लास्ट में क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है इसमें के। आर्किडोनिक एसिड में क्या है बेटा, इसमें देखो लास्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है और पामिटिक एसिड के जो 16 कार्बन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को जोड़कर है के। आर्किडोनिक एसिड में 20 कार्बन होते हैं बेटा, तो याद रखना के। तो ये पामिटिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड याद रखिएगा बेटा, ठीक है। जो फैटी एसिड है उनमें यदि कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाते हैं, और यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हम कहते हैं कि। अब देखिए एनसीईआरटी में लिखा है सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, वो लिखते हैं सबसे साधारण लिपिड जो है वो ग्लिसरॉल है जो कि ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन है। अब हालांकि टेक्निकली ये बिल्कुल गलत है बेटा, ठीक है, टेक्निकली ये गलत है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है तो याद रखना है। सीधा पूछ ले, कई बार क्या होता भी ऐसा है कि कई बार है ना कि एग्जामिनर जो है उसको लगता ही नहीं कि गलत है, कि सीधा पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये उत्तर करके आना अपने को, अपना ज्ञान अपने तक रखेंगे। मैंने कहा गलत है, दिमाग में रखना है। कोई मेडिकल कॉलेज में जाओगे, कभी कहीं जाओ पूछोगे, कहीं कोई दूसरा कंपैरेटिव क्वेश्चन आएगा तो केमिस्ट्री में गलती ना कर दो आप। बायोलॉजी में लिखा उन्होंने सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, दिमाग में इस स्टेटमेंट को रखो, यदि सीधा पूछ लेगा तो आंसर लगा आना, कोई दिमाग मत लगाना, ठीक है ना। देखो पामिटिक एसिड, ग्लिसरॉल, ठीक है ना, अभी एसिड ग्लिसरॉल दिखा के, फिर क्या बोल रहे हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का मतलब क्या होता है बेटा, जो ग्लिसरॉल है इसके यहां इसके हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिप्लेस किया, यहां पर एक फैटी एसिड को जोड़ दिया हमने, मोनोग्लिसराइड बन गया। ये दूसरा हटाया जोड़ दिया हमने, क्या बन गया, डाइग्लिसराइड बन गया। तीसरा हटाया जोड़ दिया, क्या बन गया, ये ट्राइग्लिसराइड बन गया। ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं, अब देखो बेटा कभी कभी क्या, सुनना बात ध्यान से, क्या करें किया हमने, जब ग्लिसरॉल में हमने एक फैटी एसिड को जोड़ा हमने मोनोग्लिसराइड, 2 को जोड़ा डाइग्लिसराइड, 3 को जोड़ा ट्राइग्लिसराइड, तीसरे नंबर पे क्या किया हमने यहां पे फॉस्फेट जोड़ दिया, हमने इसको ना जोड़ के हमने फॉस्फेट जोड़ दिया। क्या बन गया ये बन गया फास्फोलिपिड बन गया ये। तो फास्फोलिपिड इज नथिंग, कि इसमें क्या है कि सिर्फ इतना सा है कि तीसरे फैटी एसिड चेन की बजाय वहां पर फॉस्फेट को आप जोड़ दोगे तो बन जाएगा फास्फोलिपिड बन जाएगा। और एनसीईआरटी में देखा उन्होंने लेसिथिन, और एनसीईआरटी में दिए गए स्ट्रक्चर दिमाग में सेट होना चाहिए बेटा, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और ऐसा लिपिड जिसमें आपको 17 कार्बन रिंग, जिसमें आपको 17 कार्बन रिंग दिखाई पड़ रही है, साइक्लो पेंटेनो पर हाइड्रो फिनेंथ्रीन रिंग, नाम याद रखना, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रो फिनेंथ्रीन रिंग। कैसे याद रखेंगे नाम, अरे भाई मैं याद रखा हूं, तुमने एग्जाम देना, तुम्हें याद नहीं रहेगा करके। साइक्लो
पेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रिन रिंग 17 कार्बन रिंग हर कोलेस्ट्रॉल की, हर स्टेरॉल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। जब भी ऐसा रिंग दिखाई पड़े, जब भी आपको ऐसा रिंग दिखाई पड़े, जब भी आपको ऐसा रिंग दिखाई पड़े, यह है साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रिन रिंग है। और इस रिंग पर आपको, आप जो है कोई फैटी एसिड को जोड़ दें, किसी चीज को जोड़ दें आप, तो ये कोलेस्ट्रॉल का सेंटर है। मतलब समझ लीजिए कि ये कोई भी स्टेरॉल जो होता है ना, उसका हार्ट है, ठीक है। यानी दिस इज दी कोर मॉलिक्यूल, कोर स्ट्रक्चर जो कोलेस्ट्रॉल या स्टेरॉल के अंदर होता है। ठीक है, प्लांट में मिलने वाले स्टेरॉल को हम फाइटोस्टेरॉल बोलते हैं, एनिमल्स में जो होता है उसे कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और जो माइक्रोब के अंदर होता है उसको हम इर्गोस्ट्रॉल बोलते हैं। माइक्रोब में होगा उसे इर्गोस्ट्रॉल बोलते हैं, प्लांट में होगा फाइटोस्ट्रॉल बोलेंगे, एनिमल में होगा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं उसको हम। ठीक है, क्लियर। अब फॉस्फोलिपिड कहां होता है बेटा? फॉस्फोलिपिड हमको जो है वो सेल मेम्ब्रेन में देखने मिलता है। लेसिथिन इसका बेस्ट एग्जांपल है, लेसिथिन इसका बेस्ट एग्जांपल है। क्लियर, ठीक है। कुछ टिश्यूज में, जैसे कि न्यूरल टिश्यू में, आपको कॉम्प्लेक्स प्रकार के लिपिड के स्ट्रक्चर देखने मिल सकते हैं। तो फॉस्फोलिपिड में याद रखना बेटा, फॉस्फेट और ग्लिसरॉल से इसका हेड बना होता है। फॉस्फेट और ग्लिसरॉल, फॉस्फेट चूंकि आयनिक कंपाउंड है तो सिंपल सी बात वाटर से एफिनिटी है, ग्लिसरॉल अल्कोहल है, वाटर से एफिनिटी है, लेकिन फैटी एसिड चेंज होती है, वाटर से एफिनिटी नहीं रखती है। मतलब जो फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन बनाने में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, ये एम्फीपैथिक प्रॉपर्टी को शो करता है, ये एम्फीपैथिक प्रॉपर्टी को शो करता है। इसमें एक हेड और एक टेल होता है, हेड हाइड्रोफिलिक होती है, टेल इसकी हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा हमें सेल माइक्रोमोलिक्यूल्स में हमको जो है वो कुछ ऐसे नाइट्रोजन बेस देखने मिलते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन हमको देखने मिलते हैं कि यूरेसिल आरएनए के अंदर होता है। और ये नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड घुमाते हैं। जब नाइट्रोजन बेस से पेंटोस शुगर जुड़ता है तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है बेटा के। और जब न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है ना बेटा, क्लियर, ठीक। अब ये तो हमको समझ में आया, हमें समझ में आया कि हाँ, माइक्रोमोलिक्यूल्स में नाइट्रोजन बेस के बारे में बात किया, लिपिड के बारे में बात किया हमने, अमीनो एसिड के बारे में बात किया हमने। ठीक, इसके अलावा सिंपल शुगर मॉलिक्यूल होते हैं बेटा, याद रखना। सिंपल शुगर जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो क्या होते हैं? दे आर बेसिकली दी, हम कहते हैं कि बेसिकली वो कार्बन और वाटर के मिलने पर बनते हैं। ये मैं सिंपल सी बात आपसे बोलूं मैं कि बेसिकली क्या होते हैं वो, जैसे कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, एन नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल में एन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को आप ऐड कर दो, ध्यान से बात करके। एन नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल में एन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को आप ऐड कर दो, मतलब आपने हाइड्रेशन कर दिया कार्बन का, उस वाटर को आपने ऐड कर दिया। तो मान लो 6 कार्बन थे तो C6 हो गया ये, ठीक है। H2O 6 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ गए हैं तो क्या बन गया ये? C6H12O6 क्या बन गया ये? ग्लूकोज बन गया। ठीक है, तो एक्चुअली में जो कार्बोहाइड्रेट ये हैं, नाम ही इनका साफ साफ बोलता है, क्या बोलता है? कहता है कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब हाइड्रेशन। आप कार्बन का हाइड्रेशन करोगे तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, कार्बन का हाइड्रेशन करोगे कार्बोहाइड्रेट बनेगा, और आपको फॉर्मूला निकालना भी आ गया। ठीक है ना, ये ग्लूकोज बन गया, यही फ्रुक्टोज है, यही ग्लूकोज बेटा, है ना। ठीक है, फॉर्मूला सेम है। अब बात करते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं। भाई ऐसे मेटाबोलाइट जिनके फंक्शन हमको मालूम है कि शुगर का क्या फंक्शन है, अमाइनो एसिड का क्या फंक्शन है, लिपिड का क्या फंक्शन है, नाइट्रोजन बेस का क्या फंक्शन है, जिनके फंक्शन हमें ज्ञात है वो प्राइमरी मेटाबोलाइट, कि वो मेटाबॉलिज्म में क्या रोल प्ले करते हैं। और जिनके बारे में नहीं मालूम है कि भाई कुनाइन क्यों बनता है प्लांट के अंदर, नहीं मालूम हमको, हमें बनता है इसलिए हम उसका इस्तेमाल मलेरिया के ट्रीटमेंट में कर लेते हैं। ठीक है, हमें विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन विंका रोजिया प्लांट में क्यों बनता है, हमें नहीं मालूम क्यों बनता है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं। हमके कोल्चिसिन क्यों बनता है कोल्चिकम प्लांट में, हमको नहीं मालूम, पर हमको इतना पता है कि कोल्चिसिन का यूज करके हम पॉलीप्लाइडी को इंड्यूस कर सकते हैं। एट्रोपिन क्यों बनता है एट्रोपा बेलोडोना में, हमको नहीं मालूम, पर हमको मालूम है कि एट्रोपिन को निकालकर हम दवा के रूप में यूज कर सकते हैं। कि जब आंख की जांच होती है तो आंख में ड्रॉप डलता है, माइड्रेटिक ड्रॉप बोलते हैं, जो आंख की पुतली को फैलाता है, एट्रोपिन होता है। हार्ट रेट डाउन जाता है तो इंजेक्शन लगता है अपना
जो है वो जो एट्रोपिन का इंजेक्शन लगा लेते हैं। तो मतलब डिपेंड करता है, एट्रोपिन जो है वो दैट इज ए वेरी गुड मेडिसिन के। ठीक, तो हमें नहीं मालूम कई केमिकल्स के बारे में, लेकिन हम उनका हम जो है वो हम उन्हें प्लांट से प्राप्त करते हैं। मतलब देयर आर सम मेटाबोलाइट, कुछ केमिकल ऐसे हैं जो प्लांट में स्टोर होते हैं, पर वो प्लांट के डायरेक्टली किसी मेटाबॉलिज्म में काम के नहीं है, परंतु ह्यूमन वेलफेयर में होते हैं, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहलाते हैं। ठीक है, देखिए मतलब जो बायोमोलिक्यूल्स प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, जिनके फंक्शन ज्ञात है, वो प्राइमरी मेटाबोलाइट है। और बायोमोलिक्यूल्स के अलावा जो एल्कलॉइड मिल रहे होते हैं, जो फ्लेवोनॉइड मिल रहे होते हैं, रबर मिल रहा होता है, एसेंशियल ऑयल मिल रहा होता है, एंटीबायोटिक्स कुछ प्लांट से मिलते हैं, कुछ हमको जो है वो कलर्ड पिगमेंट मिल रहे होते हैं। एंटीबायोटिक मेनली मिलते हैं फंजाई से, बैक्टीरिया से, बट जैसे क्लोरिन एंटीबायोटिक के क्लोरेला प्लांट से, एल्गी से मिलता है बेटा। ठीक है, तो मोस्टली माइक्रोब से मिलने वाले जो एंटीबायोटिक है, कलर्ड पिगमेंट है, ठीक है, सेंट्स है, गम्स है, स्पाइसेस है, ये सब जो है होते हैं ये प्लांट के डायरेक्टली, प्लांट के या जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के डायरेक्टली काम नहीं आते हैं, लेकिन ये हमारे लिए सोर्स होते हैं किसी चीज का, ह्यूमन वेलफेयर का। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। जैसे कि अब दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट। ठीक है बेटा, बिल्कुल नहीं भूलना। और पिछले 2-3 बार से मैं देख रहा हूं बेटा, देखो हर एग्जाम का अपना एक ट्रेंड होता है, हर एग्जाम का अपना एक ट्रेंड होता है, एंड वी शुड फॉलो द ट्रेंड। हमको ट्रेंड पता होना चाहिए। और मैं देख रहा हूं पिछले कुछ सालों से, 2-3 साल से, कि ये जो बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में जो टेबल दे रखी ना, इन टेबल से सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, सीधा क्वेश्चन टेबल से एग्जाम में आ रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, एक ये टेबल है, एक टेबल और बताऊंगा, वो दोनों टेबल दिमाग में डाल लेना चाहिए। ठीक है, प्लीज के देयर आर फ्यू टॉपिक जहां पर हमको ट्रेंड मालूम है कि यहां से कुछ उठाएगा उठ के। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि एल्कलॉइड क्या है, मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या किससे मिलता है बेटा हमको, ये मिलता है हमको पेपबर सोमनीफेरम से मिलता है हमको। ठीक है, फैमिली पेपरबेरेसी। मॉर्फिन पेन किलर मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल करते हैं इसका, मॉर्फिन का। के कोडीन भी हमको जो है पेपरबर सोमनीफेरम प्लांट से मिलता है। कोडीन का इस्तेमाल हम जो है वो ग्लाइकोडीन, क्या होता है, कफ की सिरप, तो इसका इस्तेमाल हम एंटीटसिव एजेंट के रूप में करते हैं, कफ सिरप में इसका इस्तेमाल करते हैं कोडीन का। ठीक है, फिर टर्पेनॉइड देखें यहाँ पे, टर्पीन्स के टर्पीन केमिकल्स, मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन्स होते हैं। के एसेंशियल ऑयल रखा है, लेमन ग्रास ऑयल, सिम्बोपोगॉन सिट्रेटस प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है सिम्बोपोगॉन सिट्रेटस। ठीक है, ये सिट्रेटस प्लांट का साइंटिफिक नेम है, कि इससे लेमन ग्रास ऑयल मिलता है। ठीक है, इसकी रूट से निकालते हैं इस ऑयल को। फिर टॉक्सिन हुआ एब्रस प्रिक्टोरियस, ये दुनिया के सबसे जहरीले पॉइजन में से एक है। आपको पता है पुराने जमाने में लोग बोलते थे कि मम्मी से पूछना, मम्मी से, दादी से, मम्मी भी नहीं बता पाएंगी, दादी से पूछना आप। ठीक है, दादी को पता होगा, दादी या दादा से या नाना नानी से पूछना आप कि बताएंगे रत्ती का इस्तेमाल किस चीज में होता था। रत्ती छोटा सा सीड होता था, वो उसमें रेड कलर का एक मार्क बना होता था। पहले के जमाने में ज्वेलर्स जो थे ना, वो सोने को चांदी को मापने के लिए रत्ती यूज कर, रत्ती कि 2 रत्ती का है, 6 रत्ती की, भाई अंगूठी कितने की बनी, कितने सोने की है, 6 रत्ती सोने की है। पहले लोग रत्ती, अभी तो हम लोग क्या करते हैं, अभी हम बोलते हैं तोला इस्तेमाल करते हैं, तोला वर्ड यूज करते हैं, ग्राम्स वर्ड यूज करते हैं। ठीक है ना, अभी तोला भी खत्म हो गया वर्ड, अब तो सिर्फ 10 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम गोल्ड ऐसा यूज करते हैं। पहले ज्वेलर्स के पास रत्ती, आप में से किसी के घर में यदि ज्वेलरी का काम होता है तो जानते होंगे रत्ती, तो वो रत्ती का जो सीड था ना, वो बड़ा जहरीला होता है। उठके एब्रस प्रिक्टोरियस प्लांट से मिलता है। पर प्रकृति का आश्चर्य देखो आप, मतलब इंसान ने कई चीजों को खोजा, दुनिया में कहीं भी रत्ती का सीड मिलेगा ना, उसका वजन एक बराबर होगा। एक प्लांट में हजारों सीड है, सबका वजन कर लीजिए एक बराबर होगा। इसीलिए उसको सोना नापने के लिए इस्तेमाल किया गया कि मेरा रत्ती और तुम्हारा रत्ती बराबर है। यदि नहीं तो क्या होगा, सीड कोई भी बोलेगा मैं तो भाई बादाम के अंदर लोहा भर दूं मैं और उससे नापूंगा, तो ज्यादा हो जाएगा गड़बड़ मामला। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि रत्ती का अपना एक वजन था, वो जहरीला। एब्रिन नाम का टॉक्सिन उसके होता है। ऐसी जो कैस्टर ऑयल है, अरंडी का तेल, अरंड का तेल बोलते हैं, अरंडी का तेल बोलते हैं, कैस्टर ऑयल होता है, उसके अंदर एक पॉइजन होता है, वो होता है रिसिन। रिसिन इज द पॉइजन जो हमको कैस्टर के अंदर देखने मिलता है बेटा। ठीक है ना, कॉमन सेंस की कुछ बातें पता है कि रिसिन हमको मिलता है, कैस्टर ऑयल के अंदर होता है। फिर लैक्टिन्स, कॉन्केवेलिन ए जो होता है वो लैक्टिन होता है। ड्रग्स से विनब्लास्टिन, मैंने कहा आपसे, विंका रोजा से मिलता है कि एंटी कैंसर ड्रग है। और हल्दी में जो दवा होता है वो कुरकुमिन होता है, हल्दी एंटीसेप्टिक के समान काम करता है। पॉलीमरिक
सब्सटेंस, जैसे कि आइसो, रबर इज ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, रबर हुआ। हीविया ब्राजिलेंसिस प्लांट से मिलता है। फाइकस इलास्टिका प्लांट से मिलता है, ठीक है, ये रबर मिलता है। गम जो गोंद होता है वो भी प्लांट से मिलता है, वो भी जो है वो बेटा क्या होता है, वो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आता है, कि अकेशिया प्लांट से मिलता है। सेलुलोज जो होता है दैट इज आल्सो ए फाइबर, से फाइबर बोलते हैं नॉर्मली, हम दवा में भी इस्तेमाल करते हैं इसका, ठीक है। तो ये जो लिस्ट दे रखी है बेटा, चार्ट दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट का नॉर्मल फिजिकल रोल होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का ह्यूमन वेलफेयर में इस्तेमाल करते हैं, रबर हुआ, ड्रग्स हुआ, स्पाइसेस, सैंड, पिगमेंट में, ठीक है ना, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का कई बार इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी होता है, ठीक है। जैसे देखो, अब क्या बोलोगे, अब आपने कहा सर ये समझ में नहीं आया हमको, अरे भाई सेंट है, सेंट से क्या हुआ, सेंट से गंध आई तो एनिमल फ्लावर पे आया, विजिट किया, अट्रैक्ट किया उसने उसको। फूलों में गंध तभी तो आती है कि वे अट्रैक्ट हो सके इंसेक्ट। पके हुए फल में, पका हुआ आम जो है सुगंधित होता है, पके हुए आम में देखना, कच्चे आम में गंध नहीं आएगी, पके हुए आम में एक अच्छी सी मीठी सी खुशबू आएगी, आप खाने का मन करेगा, पके हुए आम को खाओगे, बीज को आम जो होता है ना, जो भी पेड़ होते हैं उनमें फल लगते हैं, पेड़ बहुत चतुर होता है, वो आदमी का इस्तेमाल करता है। आपको लगता है ना कि आप निकले, आपको लगता है कि एक आम का पेड़ लगा हुआ है, पके हुए फल लगे हुए हैं उसमें, अच्छे पीले पीले आम लगे हुए हैं और बढ़िया खुशबू आ रही है पास से, आपने देखा इधर, आपने देखा उधर, एक पत्थर मारा आपने, एक आम को तोड़ा आपने, चढ़ गए पेड़ पे, आम को तोड़ लिया आपने और आम को आपने जो है भागे वहां से बाहर की पकड़ना ले मालिक इसका, यहां पे जो भी होगा, भागे आम खाया आपने और आम का खाने के बाद आपने गुठली को जो है वो नम 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 करके कहीं फेंक दिया, दूर खेत में कहीं चली गई वो। आपको पता है, आप बड़े खुश थे कि आपने आम खा लिया है, बगैर पैसे दिए आम खाने मिल गया है, एकदम फ्रेश पेड़ से तोड़ा हुआ आम खाया हमने, आप बड़े खुश थे, लेकिन आपको नहीं पता तुमको एक मजदूरी दे दी गई है, तुमको एक सैलरी मिली थी आम खाने के रूप में। वो था आम का पेड़ बोल रहा था कि देख भाई, एक सा मीठा फल है, बढ़िया खुशबू है, अच्छा गूदा है, अच्छा इसमें जो है फ्लैश इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर जो है वो मीठा मीठा रसीला आम है, तू खा ले, पर गुठली कहीं फेंक देना, दूर ले आके। आपने फेंक दी। वो रिप्रोडक्शन का तरीका था, उसने कहा यदि फल नीचे ही गिर गया ना तो नीचे बहुत सारे पौधे हो जाएंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा, दूर कहीं तुम गुठली फेंका जाके, काम हो गया। वो तुमसे अपना काम करवाया है, तुमको लग रहा है कि तुम काम कर रहे हो। अरे एक बड़ी अच्छी किताब है, जिंदगी में एक बार 2-3 किताबें जरूर पढ़ना आप, जब कभी भी, जब आप सिलेक्ट हो जाएं, जब आप जो है वो कोई काम करेंगे, जो मैं कहता हूं आपसे 2-3 बुक्स ऐसी है जिनको आपको अपनी लाइफ में जरूर पढ़ना चाहिए। एक तो है सैपियंस, जबरदस्त बुक है, मतलब फैंटास्टिक। दूसरा है अल्केमिस्ट, आउटस्टैंडिंग बुक है, इसका कोई मुकाबला नहीं। तीसरा है रिच डैड और पुअर डैड, रिच डैड एंड पुअर डैड। क्यों पढ़ना चाहिए? ताकि फाइनेंशियल प्लानिंग आप ठीक से कर सकें, वहां हेल्प मिलेगा। एल्केमिस्ट आपका नजरिया बदल देगी बुक। सैपियंस आपको बतलाएगी कि आप असल में हो कौन आप। मतलब मेरी फेवरेट बुक है। मैं अल्केमिस्ट को दोबारा जो है मैं ऑडिबल्स इस्तेमाल करता हूं अमेजॉन का सुनने के लिए, बुक्स भी मेरे पास में है। मतलब मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे पास जो है बुक जो है वो आपको दिखाता हूं। वन ऑफ दी फैंटास्टिक बुक है वर्क के। मैं प्रमोट नहीं कर रहा इसका कि इसने कोई मेरे को कमीशन दे दिया बुकनेट के, पर मैं बता रहा हूं जिंदगी का नजर के। युवाल नोहा हरारी की बुक है के, एंड वन ऑफ द फैंटास्टिक, मतलब मेरी फेवरेट बुक है के। मैं इसको जितनी बार पढ़ता हूं, देखता हूं पलट के, उतनी बार मुझे कुछ नया सीखने मिलता है। और ऐसे ही अल्केमिस्ट है और ऐसे ही जो है वो रिच डैड एंड पुअर डैड के। जब थोड़े से आगे बढ़ जाओ तो एक बुक और पढ़ना, फिर जब आपका बिजनेस अच्छा हो जाए, आपका क्लिनिक, हॉस्पिटल, जो भी आपका काम अच्छा है, तो एक बुक और पढ़ना, द ओरिजिन ऑफ ब्रांड्स, चार्ल्स डार्विन और कंपनी पॉलिसी, क्या कनेक्शन है उसके बीच में। बहुत फैंटास्टिक बुक है वो के। मतलब ये मेरी वो चौथी बुक, मेरी फेवरेट बुक से मैं चौथे नंबर पे उठ के। लेकिन लाइफ में एक बात, मतलब चलो आज बात तो 2-3 मिनट बात कर ले यार, है ना, बोर हो जाते हैं सुबह सुबह से, तुम 8 बजे से 4 आगे टेंडे शुरू हो गए के कहने का अरे यार, कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में हमेशा बेटा कुछ ना दिमाग का एक हिस्सा खाली रखना, हमेशा खाली इसलिए रखना ताकि उसमें कुछ भर सके हम।
जिस दिन तुमको इस बात का एहसास हो गया ना कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम होशियार हो, तुम सबसे समझदार हो, तुमसे आगे कोई नहीं है, यू आर द बेस्ट, यस, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग सेशन। जिस दिन आपके दिमाग में ये बात आ गई ना, उस दिन आप फिनिश। क्योंकि भरे हुए कटोरे में और पानी नहीं भर सकते, भरे हुए मग में और पानी नहीं भर सकते, भरे हुए कप में और चाय नहीं डाल सकते। खाली होगा तो कुछ अंदर जाएगा, तो खाली रखो, जिज्ञासु बने रहो। मैं तो आज भी अपने आप को मानता हूं कि भैया मेरे को कुछ नहीं आता, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, मैं जहां जाता हूं वहां 4 बातें सीखता हूं। समझ गए? दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जिनको कुछ नहीं आता है पर इस बात का भान है कि उन्हें सब कुछ आता है, और दूसरे वो होते हैं जिनको यह पता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो ये फर्क है। दूसरे वाले हमेशा आगे रहते हैं क्योंकि वो सीख रहे होते हैं लगातार। सीखना बंद तो जीतना बंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि बेटा जो हनी बी का नेक्टर हुआ, बहुत सारी है जो भी फल का, तो ये सब क्या होते हैं, जो सेंट होता है, पिगमेंट्स होते हैं, अट्रैक्टिव कलर जो होते हैं फ्रूट्स के, वो सब जो होते हैं वे सेकेंडरी मेटाबोलाइट में ही आते हैं, लेकिन उनका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी होता है। के अब आते हैं हम बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं बेटा, के बड़े मॉलिक्यूल की बात करते हैं। याद रखिएगा बेटा, जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं उनमें से अधिकांश का जो है मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 18 से लेके 800 डाल्टन के आसपास होता है। पर हम टेक्निकली ये बोलते हैं जिनका भी मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम है। डाल्टन मतलब एक डाल्टन का मतलब है वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यानी एक हाइड्रोजन एटम के वेट के बराबर एक डाल्टन होता है। ठीक है, तो जिसका भी 1000 डाल्टन से कम वेट होता है वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर हमको देखने मिलते हैं। लेकिन जिनका अनुभार जो है वो 10,000 डाल्टन या इसके ऊपर होता है, देखिए टेक्निकली तो क्या होता है, टेक्निकली तो 1000 डाल्टन से ऊपर गया मतलब मैक्रोमोलिक्यूल है। पर ऐसा देखा गया है, नेचर में ऐसा देखा गया है कि जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो जनरली वो 10,000 डाल्टन या इससे ऊपर के। एकमात्र जो है वो है 6733 डाल्टन का है ACTH। ठीक है ना, हार्मोन होता है जो है एड्रेनल कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन के प्रोटीन से बना होता है। ये जो है वो सबसे कम वेट का प्रोटीन होता है। ठीक है ना, ठीक है, ये सबसे कम वेट का प्रोटीन होता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना बेटा, ACTH। ठीक है, चलिए, तो अभी मैंने क्या कहा आपसे कि मैक्रोमोलिक्यूल 4 तरह के, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड और लिपिड होते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में हमको देखने मिलते हैं। और याद रखिए, ऐसा माइक्रोमोलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है लेकिन जो हमको रिटेंटेड के अंदर एसिड इनसॉल्युबल पूल में देखने मिलता है वो होता है लिपिड। वो क्या होता है, वो होता है लिपिड, क्योंकि वो मैंने बताया ना आपसे, लिपिड की मेम्ब्रेन टूटकर वेसिकल बना लेती है और लिपिड मॉलिक्यूल की एफिनिटी वाटर से नहीं होती है। ठीक है ना, ठीक, देखो साफ साफ लिखा हुआ है चीज, है ना, कि एनसीईआरटी में बेटा कुछ साफ साफ लाइन लिखी हुई जो मैं बता रहा हूं, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। क्या लिखा है, सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन ब्रोकन इनटू पीसेस, वेसिकल बनाते हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, इसलिए आपको एसिड इनसॉल्युबल पूल में देखने मिलते हैं। हालांकि लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होता है परंतु एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर देखने नहीं मिलता है। क्या, ठीक है, तो देखो बेटा, सेल के अंदर हम देख रहे हैं मेम्ब्रेन, तमाम तरह के और क्या स्ट्रक्चर हमको दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो भी बायोमोलिक्यूल्स है वो सब सेल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बेटा, सेल को, कोशिका को वो बनाते हैं वो। ठीक है ना, आप सेल का ये कंपोजिशन देखें, हम सेल का दी कंपोजिशन देखें, वाटर 70 से लेके 90%, प्रोटीन 10 से 15% के। याद रखिए, जब भी कभी वाटर प्लस प्रोटीन मिलेगा तो क्या बनेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। इसका मतलब जो प्रोटोप्लाज्म होता है इट इज बेसिकली ए कोलाइडल सॉल्यूशन। अब चूंकि उस कोलाइडल सॉल्यूशन में जो है वो क्या है, कुछ आयंस भी प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट है, लिपिड भी प्रेजेंट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है, तो हम बोलते हैं कि इट इज बेसिकली प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो क्रिस्टलो कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसमें कुछ क्रिस्टल्स भी जो है वो आयंस भी उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रोटीन 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% होता है, याद रखना है हमको। ठीक है, क्लियर। तो पहले बात करते हैं हम प्रोटीन्स की। ठीक है,
प्रोटीन्स क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन्स होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स के। पॉलीपेप्टाइड का होता है कि अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड को बना के CONH बॉन्ड होता है। हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। कहां पर डिस्कस किए हैं? जब ट्रांसलेशन में पढ़ा तो मैंने आपसे कहा था कि अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और वो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड इज द CONH बॉन्ड। ठीक है ना बेटा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और एमिनो ग्रुप का H जुड़ता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और CONH बॉन्ड बन जाता है, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और एक अमीनो एसिड में हमेशा सिंपल सी बात है, पहला अमीनो एसिड जो होता है उसका एमिनो ग्रुप फ्री होगा, क्योंकि उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है COOH में OH को कंट्रीब्यूट किया हुआ है। दूसरे वाले सबसे आखिरी अमीनो एसिड का चेन में क्या होगा? उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होगा। मतलब जब भी कोई प्रोटीन चेन को देखोगे उसमें दो सिरे दिखाई पड़ेंगे, एक N एंड होगा जहां पर एमिनो ग्रुप होगा, और एक C एंड होगा जहां पर कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप चेन के आखिर में देखने मिलेगा हमको। ठीक है, क्लियर? ठीक, हर एक प्रोटीन जो होता है इट इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। 21 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं बेटा, जो डिफर करता है किस पर? एल्काइल ग्रुप पर वो डिफर करते हैं वो। ठीक है ना, याद रखिएगा बेटा के हर अमीनो एसिड का एक सिंबल भी होता है, जैसे कि हम कहते हैं बेटा आर्जिनिन के लिए R यूज करते हैं, हिस्टीडीन के लिए H यूज करते हैं, लाइसिन के लिए K इस्तेमाल करते हैं हम के। ठीक, एस्पार्टिक एसिड। हे, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। के लिए D सिंबल यूज करते हैं, ग्लूटामिक एसिड के लिए E सिंबल यूज करते हैं हमके, सैरिन, थ्रियोनिन, एस्परिजिन के, ग्लूटामिन के। जैसे आप देखो बेटा, इसमें से हम कहते हैं आपसे कि जो है फिनाइलएलैनिन, इसके लिए F सिंबल यूज करते हैं हमके। तो हर एक अलग अलग सिंबल जो है वो पाए जाते हैं अमीनो एसिड के लिए, जिसका इस्तेमाल हम जो है साइंटिस्ट लोग करते हैं। ठीक है ना, क्लियर? देखो, हम जो भी डाइट लेते हैं उस डाइट में कुछ ऐसे एमिनो एसिड जरूर होना चाहिए जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती है। अब देखो बेटा, एमिनो एसिड का फंडा एकदम क्लियर कर लो, एकदम क्लियर कर लो आप कि एक तो एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं। कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो तुम्हारे खाने में एसेंशियली होना चाहिए, जो तुम्हारे खाने में एसेंशियली होना चाहिए, जाहिर सी बात है तुम्हारी बॉडी में नहीं बनता होगा। तुम्हारी बॉडी में नहीं बनता होगा तभी तो तुमको खाने में चाहिए ही चाहिए एसेंशियल अमीनो एसिड, और जो नहीं चाहिए, जो बॉडी में अपने आप बन जाता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। क्लियर? ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे कि ऐसे अमीनो एसिड जो डाइट का हिस्सा होना चाहिए एसेंशियल अमीनो एसिड है, जो नहीं होंगे बॉडी अब खुद से बना लेगी, वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। तो एसेंशियल अमीनो एसिड क्या हो गया बेटा? आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथोनिन, फिनाइलएलैनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन। नॉन एसेंशियल में क्या आ गया बेटा? एलिनिन, एस्परिजिन, एस्पार्टेम, सिस्टीन, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन के ग्लाइसिन, प्रोलिन, सिरिन, टायरोसिन। ठीक है ना, क्लियर? नंबर कई किताब में 8 लिखा होता है, कहीं में 9 लिखा होता है। अभी 10 और 10 हम सिंपलीफाइड करके इसको यहां पर चलते हैं। ठीक है, फिर प्रोटीन जो होते हैं बेटा, ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चूंकि मैंने कहा 10 से 15% जो है प्रोटीन होता है, और ये कई सारे फंक्शन करता है। यानी हमारी जो एंटीबॉडीज हैं, लोग पूछते हैं मुझसे एज ए डॉक्टर कि सर मुझे कोविड पॉजिटिव है तो मेरी डाइट क्या होना चाहिए, क्या खाऊं? तो मैं कहता हूं आप कोविड पॉजिटिव हैं तो प्लीज टेक हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, क्योंकि प्रोटीन जो होता है उसी का इस्तेमाल करते हैं एंटीबॉडी बनाने में, और आपकी एंटीबॉडी तो लड़ेगी इन्फेक्शन से के। तो जो हम देखते हैं ना बेटा कि जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं उनमें ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है जो इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है। ठीक है, क्लियर? एल्बुमिन प्रोटीन होता है जो हमारे ब्लड का एक ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखता है। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे सेल मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करते हैं। तो कई सेल के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो भी प्रोटीन से बने होते हैं। तो प्रोटीन जो होते हैं वो वैरायटी ऑफ फंक्शन करते हैं, हार्मोन्स के रूप में काम करते हैं, एंजाइम के रूप में काम करते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स के रूप में काम करते हैं। हमारी बॉडी में सबसे अधिक मिलने वाला, एनिमल बॉडी में सबसे अधिक मिलने वाला प्रोटीन होता है कोलेजन प्रोटीन। तो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल बॉडी इज दी कोलेजन प्रोटीन। क्या? और प्लांट किंगडम में जो एनिमल किंगडम में कोलेजन प्रोटीन सबसे कम होता है। प्लांट किंगडम में वो प्रोटीन जो सबसे अधिक प्रेजेंट है बायोस्फीयर में वो है रुबिसो रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के। और ये क्यों कॉमन है बेटा? क्योंकि ये वो पिगमेंट है जो कि ये वो एंजाइम है जो कि फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। मतलब
रुबिस्को वो एंजाइम है जो फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन में इसको हम बोलते हैं कैल्विन साइकिल, इसको हम बोलते हैं कैल्विन साइकिल, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर दूसरा टर्म, मैंने कहा आपसे कुछ टेबल आप करके, दूसरा जो है आपको चार्ट 2 जो आपको याद रखना है, जिस पर ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है बेटा के पर। कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है, मतलब सेल्स के अंदर नहीं मिलता है, सेल्स के पीछे मिलता है, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है। ठीक है, फिर ट्रिप्सिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि जो है वो प्रोटीन को पचाने में रोल प्ले करता है। इंसुलिन एक प्रोटीनस हार्मोन होता है जो कि ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने में रोल प्ले करता है। एंटीबॉडी जो होती है इन्फेक्शन से लड़ने में रोल प्ले करती है, ये होती है इम्यूनोग्लोबिन्स के रिसेप्टर्स। कई रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रोटीन से बने होते हैं, जो स्मेल को, टेस्ट को सेंस करते हैं या हार्मोन का परसेप्शन करते हैं। GLUT4 ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। GLUT4 जो होता है ये ग्लूकोज अपटेक रिसेप्टर होता है और ये जो है वो बेसिकली ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में रोल प्ले करता है। याद रखें GLUT4 के बारे में। ठीक है, तो बात हुई प्रोटीन के बारे में। नाउ कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं बेटा। ठीक है, याद रखो बेटा, है ना, मैंने कहा ना आपसे कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, मोनोसेक्राइड एक सेक्राइड मतलब शुगर होता है, एक शुगर होगा मोनोसेक्राइड, 2 मॉलिक्यूल होंगे डाइसेक्राइड, 3 होंगे ट्राइसेक्राइड, 2 से अधिक 10 से कम होंगे ओलिगोसेक्राइड, 10 से अधिक होंगे पॉलीसेक्राइड। ठीक है ना, 9 से अधिक होंगे तो पॉलीसेक्राइड हो गया बेटा। ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल होती है। ठीक है, सेक्राइड मतलब शुगर। सेलुलोज जो होता है इट इज द पॉलीमर ऑफ द बीटा डी ग्लूकोज। नोट कर लेना, सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ द बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है बेटा। ठीक है, एक ही तरह का शुगर उसमें मोनोसेक्राइड होता है, ये होमोपॉलीमर होता है। ठीक है, स्टार्च इज ऑल्सो होमोपॉलीमर, लेकिन स्टार्च जो होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ठीक है, सेलुलोज में ब्रांचिंग नहीं होती है, स्टार्च में ब्रांचिंग होती है। स्टार्च 2 प्रकार के चेन से मिलकर बना होता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है। सेलुलोज जो होता है वो आयोडीन रिएक्शन को नहीं देता है, जबकि स्टार्च आयोडीन टेस्ट को देता है, और आयोडीन टेस्ट से हम पता लगाते हैं कि किसी मीडियम में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, क्लियर। प्लांट सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है बेटा, और प्लांट के अंदर जो फूड का स्टोरेज होता है, प्लांट के अंदर जो फूड का स्टोरेज होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। फूड का ट्रांसलोकेशन जो है वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है। प्लांट सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है बेटा के। पेपर पल्प जो हम कागज की लुगदी जो होती है वो भी सेलुलोज होता है बेसिकली। कॉटन फाइबर भी सेलुलोज होता है। ठीक है, प्रकृति में कई कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड भी पाए जाते हैं, जैसे हम काइटिन की बात करें, नाइट्रोजनस पॉलीसेक्राइड होता है बेटा वर्ड के, तो वो भी पाए जाते हैं कि जो मॉडिफाइड शुगर से बने होते हैं। एनिमल्स की बॉडी में जैसे प्लांट में जो स्टोर फूड है वो होता है स्टार्च के। एनिमल स्टार्च, जो एनिमल के अंदर स्टार्च के समान जो स्टोर होता है वो होता है ग्लाइकोजन के। तो एनिमल में जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में होता है। इन्यूलिन, नॉट इंसुलिन, गलती से इंसुलिन नहीं पढ़ना, इन्यूलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। इन्यूलिन डहालिया प्लांट में मिलता है हमको। ठीक है, ये इट इज पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। याद रखना, इंसुलिन हार्मोन है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, तो गलती मत करना, लिख लो यहीं पे, इंसुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, इन्यूलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है बेटा, है ना। याद रखना, कोई भी पॉलीसेक्राइड चेंज होती है उसका राइट हैंड साइड जो होता है वो रिड्यूसिंग एंड होता है, जो कि फाइलिंग सॉल्यूशन में कॉपर से रिएक्शन करता है, जबकि जो इसका दूसरा लेफ्ट हैंड होता है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है वो। ठीक है, क्लियर। फिर ऑर्थोपोडा का एक्सोस्केलेटल काइटिन से बना होता है बेटा। फंजाई की सेल वॉल भी काइटिन से बनी होती है। काइटिन इज ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड जो कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से बना, जो कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से बना होता है। काइटिन क्या होता है बेटा? काइटिन जो होता है ये नाइट्रोजनस पॉलीसेक्राइड होता है। ठीक है, मैं एक बार, क्योंकि देखो इसमें शीट में लिखा हुआ है, यहाँ पे हेट्रोपॉलीमर लिखा हुआ है, तो मैं एक बार एनसीईआरटी में चेक करूं कि एनसीईआरटी के पुराने और नए वर्जन में थोड़ा सा फर्क है। मैं क्लियर कर दूं आपको कि जो काइटिन होता है, टेक्निकली जो काइटिन होता है इट इज दी
होमोपॉलीमर, लेकिन हाँ देखो, है ना, मैंने कहा ना कि गलती है। गलती क्या है, जैसे ये जो पीपीटी बनाया, इसको क्या किया इन्होंने, एनसीईआरटी का जो वर्जन, जो एनसीईआरटी का वर्जन ऑनलाइन अवेलेबल होता है, उसका यहां पे इस्तेमाल किया। अब देखो बेटा कहां गलती होती है। मेरे पास ये एक्चुअल बुक है, ये मेरे पास जो एक्चुअल बुक है, जो लेटेस्ट प्रिंट आउट है, ठीक है, 2020-21 का जो था वो है, ठीक है। साफ साफ लिखा है, पॉलीसेकेराइड कॉल्ड काइटिन, दिस कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड आर मोस्टली होमोपॉलीमर। काइटिन एन एस्टाइल ग्लूकोसेमाइन का बहुलक होता है, पॉलीमर होता है, इसलिए वो होमोपॉलीमर होता है, नॉट हेटेरो। के तो ठीक कर लो बेटा, ठीक है ना। मैं क्लियर कर दूं आपसे, आपके हो सकता है आपकी एनसीईआरटी में हेटेरोपॉलीमर दे रखा हो, पर एनसीईआरटी ने करेक्शन कर लिया है, और करेक्शन कर लिया है तो आपको करेक्टेड आंसर ही एग्जाम में लगा के आना है। मैंने ये बात आपको बेटा क्लियर कर दी है, ठीक है ना। मान लो मैं की नोट्स में मैं चेक कर लूंगा, लेकिन मान लो की नोट्स में हेटेरोपॉलीमर लिखा है तो ठीक कर लेना उसको, लेक्चर में बता दे के ये होमोपॉलीमर है, जो करेक्शन है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, क्लियर। अब न्यूक्लिक एसिड की पूरी कहानी हमको मालूम है कि जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लाइड क्या होते हैं, राइबोन्यूक्लाइड क्या होते हैं, फास्फोईस्टर बॉन्ड क्या होता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है, चारगाफ रूल क्या होता है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़े हैं, तो दोबारा इस पर बात हम नहीं करेंगे। दोबारा कैडनिन क्या, ग्वानिन क्या, ये ऑलरेडी बेटा, न्यूक्लियोसाइड क्या, न्यूक्लियोटाइड क्या, ये सब हम पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज और राइबो शुगर में अंतर क्या है, क्या, ठीक है। आरएनए डीएनए में क्या अंतर, ये सब भी पढ़ चुके हैं, दोबारा बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ स्टेट सीधा हम बात करेंगे बेटा, अभी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पर हम बात करेंगे, ठीक है। देखो अब ध्यान से बात सुन के, कैसे बनता है प्रोटीन, एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अरे बता रहा हूं ना, ठीक है। इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। दिस इज दी प्राइमरी स्ट्रक्चर। कैसे बना, सिर्फ इट इज दी स्ट्रेट, सीधा सीधा, ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड के बनने पर एक सीधी श्रृंखला बनती है, स्ट्रेट चेन बनती है, जो प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है, दैट रिप्रेजेंट दी सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। पहले सुन लो, ठीक है। अब चूंकि बड़ा है प्रोटीन, कैसे मैनेज करेंगे, तो क्या किया, ऐसा किया, ऐसा किया इसको हमने, ठीक है, यही ले रहा हूं मैं, वही इमेज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये जगह कम हो गई ना, देखो पेप्टाइड, ये वही चेन है, क्या क्या किया मैंने, ऐसे इसको कॉइल किया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, ठीक है, ये मैंने बॉन्डिंग कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड कर दिया। क्या हुआ, मैंने ये जो चेन थी, जो श्रृंखला थी, इसको मैंने हेलिक्स में कन्वर्ट कर दिया, इसको मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड का इस्तेमाल किया, मैंने इसको हेलिक्स में कन्वर्ट कर दिया, कम जगह में आ गया ये, ठीक है। क्या हो बोला इसको हमने, इसको बोला हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अल्फा हेलिक्स के रूप में होगा, या शीट के रूप में, शीट के रूप में मैं इसको कर सकता, शीट, या तो हेलिक्स कर दूं इसको मैं, या शीट में कन्वर्ट कर दूं, या तो क्या होगा, या तो ये अल्फा हेलिक्स होगा, या बीटा प्लीटेड शीट बोल सकते हैं इसको, वैसा भी हो सकता है, ठीक। फिर और क्या किया हमने, और हमने ये किया, इसको इधर ले आए हम, जगह का हमारे पास, हमने क्या किया, और हमने ऐसे कर दिया इसको। आप बोलोगे क्या हो गया, ये समझ में ही नहीं आ रहा हमको, तो कहां गया ये पूरा का पूरा है ना, ये और कंडेंस हो गया, ये 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर बन गया ये पूरा, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर बन गया, कॉम्पैक्ट हो गया, लंबाई चौड़ाई और गहराई सब प्रेजेंट करके ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया। ये क्या बन गया, 3D स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। एक काम करते हैं हम, क्योंकि कई लोग क्या होता है, ये स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता, तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीका में अपनाता हूं। मैं एक जो है वो आपको एक कोशिश करता हूं मैं आपको समझाने की बेटा, है ना, कि एग्जैक्टली प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता किस तरह का है ना, ठीक है। चलो हम समझते हैं इस चीज को। देखो
ये है, इमेजिन करते हैं, इमेजिन करते हैं, पेन कहां गया, पेन पेंसिल, ठीक है, इमेजिन करते हैं कि मैंने कहा आपसे निशान बना दिए मैंने इसमें पेपर में, ठीक है। समझने के लिए हम कुछ भी करेंगे, समझने के लिए तो यहां पर आए, किताब में तो सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। यदि मैं बांच दूंगा चला जाऊंगा तो कैसे काम चलेगा बेटा, है ना, ठीक है। देखो ये मैंने मैंने जो है वो एक पेपर पे मार्क कर दिया, ये मार्किंग जो है वो अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करती है, मान लिया हमने, ठीक है, करती है रिप्रेजेंट। ये हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको क्या कर दिया मैंने, ये हेलिक्स में कन्वर्ट, ये हेलिक्स है, देखो ना हेलिक्स है, हेलिक्स है या नहीं है, देखो है ना हेलिक्स, क्या बन गया ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, है ना, ये हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक दूसरा काम किया, हेलिक्स को मैंने और अधिक हेलिक्स को मैंने क्या किया, मैंने हेलिक्स को जो है और अधिक, हेलिक्स को मैंने जो है वो और अधिक जो है, हेलिक्स को मैंने और अधिक क्या किया बेटा, मिस्टर इसको और अधिक कंडेंस कर दिया। अब क्या बन गया ये टर्सरी स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल। आप बोलोगे कैसे, मान ले हम इस पेंसिल को मुझे इसके अंदर रखना है, रख पाया नहीं रख पाया, रख पाया, क्यों रख पाया, अंदर क्रेवाइसिस प्रेजेंट है, जगह प्रेजेंट है, कोई भी सबस्ट्रेट को जुड़ना होगा यहां जुड़ जाएगा आके, वो जुड़ गया। जब आप सोचो ना, जब ये सीधा है, बताइए कहां लगा दूं पेंसिल, इसमें मैं लगा सकूंगा, नहीं लगा पाऊंगा। जब मैंने इसको हेलिक्स में कन्वर्ट किया, क्या पेंसिल रह पाएगी इसमें, नहीं रह पाएगी, लेकिन जब मैंने इसको 3D में कन्वर्ट कर दिया, काम बन गया मेरा। बिल्कुल वैसे ही है, इसका मतलब यह है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, बताओ, एक एंजाइम को सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से जुड़ना पड़ता है, एक एंजाइम को सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से जुड़ना पड़ता है, एक एंजाइम को जो है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से जुड़ना पड़ेगा कन्वर्ट करने के लिए प्रोडक्ट में, एक कैरियर प्रोटीन को जिस मॉलिक्यूल को अंदर लेके आना उससे जुड़ना पड़ता है। बताओ स्ट्रक्चर 3D होगा, 2D होगा, 1D होगा, स्ट्रक्चर प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्सरी होगा। बिल्कुल सही बात, क्या बात है, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो भाई, मतलब यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट कमांडो, ठीक है, जो समझ गया इस बात को कि हाँ सर, यदि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का हमने डिस्टर्ब किया तो काम नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है ना, क्लियर। बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए टर्सरी स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही समझ गए बात को। हम आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ने पर बनता है। फर्स्ट अमाइनो एसिड के बाद लाइन से जुड़ते जाएंगे, क्या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहलाता है बेटा। फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड टर्मिनल होगा, अमीनो ग्रुप फ्री होगा उसमें, लास्ट वाला सी टर्मिनल होगा, ठीक है ना बेटा, है ना। तो ये क्या बन गया, ये बन गया है प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गया हो, ठीक है ना, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर जब ये हेलिक्स के रूप में फोल्ड कर जाएगा बेटा तो क्या बनेगा, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। याद रखना, प्रोटीन के जो हेलिक्सेस मिलते हैं वो सब राइट हैंडेड कॉइलिंग वाले मिलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना के। फिर जब ये जो है वो शीट के रूप में, देखो अब हेलिक्स क्या होता है, प्रोटीन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो अल्फा हेलिक्स के रूप में हो सकता है, ठीक है, या बीटा प्लीटेड शीट के रूप में हो सकता है, ऐसे शीट के रूप में भी हो सकता है ये, ठीक है। फिर क्या कहलाया इसको, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोला हमने इसको, ठीक है। जब ये और अधिक कॉइल करेगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को बनाएगा बेटा, तो क्या बोलेंगे उसको, टर्सरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। और टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन। अभी मैंने आपको बताया, समझाया चीज, है ना बेटा, याद रखेंगे ना इस चीज को। चलिए ठीक, तो प्रोटीन, कभी कभी कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ती हैं और एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को बनाती है। जैसे हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा चेन होती है बेटा हीमोग्लोबिन के अंदर के, तो उसे बोलते हैं अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। याद रखिए, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में प्राइमरी स्ट्रक्चर हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी हो सकता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर केवल उस प्रोटीन में होगा जिसमें एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन हमको देखने मिले, ठीक है, क्लियर। देखिए, हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है, जो हीम ग्रुप से जो है वो जुड़ के चारों जुड़ी होती हैं। मतलब हीम ग्रुप जो होता है वो हर चेन है, 4 हीम ग्रुप होंगे ना, हर एक चेन का अपना एक हीम ग्रुप होता है, तो 4 हीम ग्रुप हमको देखने मिलते हैं, ठीक है ना। 2 अल्फा 2 बीटा चेन हमको यहाँ पे देखने मिलती है बेटा, है ना, ठीक है। देखो ये हीम ग्रुप दिखाई पड़ रहा है इसमें।
अब नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन ए पॉलीमर, अब कौन कौन से बॉन्ड कहां कहां मिलते हैं, उन बॉन्ड के नाम हमको पता होना चाहिए, एग्जाम में बेटा बॉन्ड के नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है बेटा बॉन्ड, जो एक अमाइनो एसिड का दूसरे अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है ये? पेप्टाइड बॉन्ड है ये बेटा, है ना, पेप्टाइड बॉन्ड है। जब दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं एक प्रोटीन श्रृंखला बनती है, उसे पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं हम। ठीक है ना बेटा, है ना, ठीक है। फिर क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं शुगर मॉलिक्यूल में, शुगर मॉलिक्यूल में जो आपको जो है वो COC CNC जो बॉन्ड देखने मिला, दैट इज दी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होते हैं बेटा? शुगर मॉलिक्यूल के बीच में हमको देखने मिलता है, ये चेक कर लेना आपके, शुगर मॉलिक्यूल के बीच में हमको देखने मिलता है, COC होता है, ठीक है। फिर जो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में जो बॉन्ड प्रेजेंट है फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड के बीच में, दैट इज दी फास्फोएस्टर बॉन्ड। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है। और दो डीएनए की दो स्ट्रैंड के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है, दो नाइट्रोजन बेस के बीच में, एडेनिन थाइमिन के बीच में, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बैकबोन जो हो गया किसका होता है? ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गया। और ये क्या होता है? ये लेडर क्या होता है? लेडर होता है इसका हाइड्रोजन बॉन्ड इज द लेडर, ठीक है, ठीक है। अब दूसरी कहानी पे आते हैं, हमके कहानी के दूसरे मोड पे आते हैं। यहां पे हमके दूसरा मोड बताता है आपको कि डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कांस्टेंट की भाई कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म का क्या रोल है, उस पर हम बात करते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म के, मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे आपके। देखो बेटा, सिंपल सी बात है कि हम जानते हैं कि सेल के अंदर जो भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो किसी पर्पस के, सेल के अंदर जो भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं दे आर फॉर ए पर्पस, के एक पर्पस के लिए होते हैं और एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए होते हैं। कोई भी बायोमोलिक्यूल जो है वहां पर सेल में जमा नहीं होता है, वो बनता है, बनने के बाद वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लिया जाता है, किसी प्रोसेस का हिस्सा बनता है। कि हर एक बायोमोलिक्यूल का अपना एक टर्नओवर होता है। टर्नओवर मतलब है बनने से लेकर यूज होने तक का समय, वो टर्नओवर होता है उसका, के मतलब दे आर नॉट स्टैटिक, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं, एक फॉर्म से अदर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं। मतलब ये बन रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस में लगातार इनका यूज हो रहा होता है। कई केमिकल बनते हैं, कई केमिकल टूटते हैं, और उन सबको मिला के जितनी भी केमिकल रिएक्शंस सेल के अंदर हो रही होती है, जिन्हें बायोमोलिक्यूल्स का टर्नओवर हो रहा होता है, बायोमोलिक्यूल्स बन रहे होते हैं या टूट रहे होते हैं, उन सबको मिला के हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है फाइनली क्या कर रही होती है, वो कोई ना कोई बायोमोलिक्यूल्स का वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रही होती है बेटा, के मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है वो एक श्रृंखला के समान होती है, एक के बाद एक सीरीज में हो रही होती है, और इनको हम मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे हमको जो है वो ऑटोमोबाइल ट्रैफिक के समान दिखाई पड़ता है। इस राउंड अबाउट को, इस चौराहे को गौर से देखिए, इस इमेज में राउंड अबाउट को, चौराहे को गौर से देखिए, आप पा रहे हैं कि लगातार कई सारी गाड़ियां आ रही हैं, कोई लेफ्ट को निकल रही है, कोई राइट को निकल रही है, कोई जो है वो आगे पूरा टर्न मार रही है। मतलब ये राउंड अबाउट जो होता है, इसके आसपास बहुत सारे व्हीकल लगातार घूम रहे होते हैं। ऐसे ही मेटाबॉलिक पाथवे होती है, कई सारे केमिकल जुड़ रहे होते हैं, कई सारे यूज हो रहे होते हैं इसमें, दे आर लाइक ए ऑटोमोबाइल ट्रैफिक इनसाइड द सेल, के ये मेटाबॉलिक पाथवेज होती हैं, ठीक है। और यही जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। तो हम क्या मानते हैं, हम कहते हैं कि जो मेटाबॉलिक फ्लो होता है ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारी सेल्स को जीवित बनाए रखने में रोल प्ले करता है बेटा, ठीक है ना। देखिए जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है बेटा, वो हमेशा दे आर ऑल, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है दे आर ऑलवेज कैटलाइज्ड रिएक्शन, ये हमेशा कैटलाइज मतलब इसमें कैटलिस्ट रोल प्ले करता है। बायोलॉजिकल सिस्टम में जो कैटलिस्ट होते हैं वो होते हैं एंजाइम्स होते हैं, तो याद रखिएगा मेटाबॉलिक रिएक्शन हमेशा एंजाइम मीडिएटर होती है, एंजाइम के माध्यम से होती है। बल्कि एक सिंपल सी प्रोसेस जो बगैर एंजाइम के भी हो सकती है, यानी CO2 को वाटर में घुलना एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। नॉर्मली आप जो सोडा लेते हैं, सोडा वाटर में या कोल्ड ड्रिंक में, पेप्सी की बात करें हम, कोक की बात करें हम, फेंटा, थम्स अप, कोई भी कोल्ड ड्रिंक आप लेके आते हैं, वो बेसिकली कार्बोनेटेड वाटर होता है। सोडा भी कार्बोनेटेड वाटर होता है। सोडा में क्या है, सोडा में सोडा नहीं होता है, CO2 होती है, पानी में घुल जाती है, प्रेशर से घुल देते हैं उसको, ठीक है। तो वो तो एक फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन वो उस प्रोसेस को भी यदि सेल के अंदर करना होगा ना, तो वहां पर हम एंजाइम इस्तेमाल करते हैं। CO2 को वाटर में घोलना है, कार्बोनिक एसिड क्रिएट करना है हमें, तो यहां पर भी एंजाइम रोल प्ले करता है। कार्बोनिक एनहाइड्रस नाम का एंजाइम यहां पर रोल प्ले करता है, ठीक है, क्लियर। वो कैसे, देखिए सिंपल सी बात है ना, वो यहां पर रोल प्ले, याद रखिए कार्बोनिक एनहाइड्रस जो होता है वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम में से एक होता है, ठीक है।
चलिए, तो अभी हम बात करते हैं मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग की बात, फॉर लिविंग की बात करते हैं कि जीवित जीवों का के लिए जो उपापचय है वो क्या रोल प्ले करता है, क्या इंपॉर्टेंस में होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें उसके लिए मेटाबॉलिक बेसिस क्यों, मतलब मेटाबॉलिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है। कई लोग इस बात का बड़ा विरोध करते हैं कि जितेंद्र सर जो है वो कहते हैं कि 15 दिन का लॉकडाउन लगना चाहिए। मैंने एक हैशटैग भी ट्रेंड करने की कोशिश की, मैंने पता नहीं कहां तक पहुंचा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने कोशिश तो पूरा किया कि आप लोग ट्विटर के थ्रू, किसी के थ्रू उसको आप आगे फैला दें, क्योंकि मैं ट्विटर यूज नहीं करता हूं बेसिकली। तो मी अंडर लॉकडाउन। अब प्रश्न ये कि वाई, क्योंकि वायरस जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है, इतने लोगों को जो है मिलियंस ऑफ लोगों को खत्म कर दिया है, उस वायरस के पास अपनी खुद की कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होती है। कोविड-19 का वायरस यदि आपके शरीर के अंदर नहीं आएगा ना तो वो खत्म हो जाएगा, वो उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन हम लोग उसको अपना शरीर आगे प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें वो ग्रो कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। वायरस का अपना कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। एक बार वो सेल के बाहर है तो निर्जीव कण के रूप में, सेल के अंदर आएगा तो ही वो जो है अपने आप को अटैक करने के बाद अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाता है। वो हमारे सेल के मेटाबॉलिज्म का वो इस्तेमाल करता है। इसलिए जब आप लॉकडाउन लगाते हैं तो वो वहां पर आप साइंस का साथ दे रहे होते हैं, आप वहां पर ह्यूमन बॉडी इस वायरस को प्रोवाइड करना बंद कर दिए होते हैं कि वायरस शुड नॉट गेट एनी ह्यूमन बॉडी। जैसे इसको ह्यूमन बॉडी नहीं मिलेगा, वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, तो रुक जाएगा, कम हो जाएगा। वो लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि लोगों को घरों में बंद करने से के लिए सरकार कुछ कर रही नहीं। सरकार सिर्फ इतना कर रही है कि तुम्हें वो वायरस देख रहा है एक चलती फिरती खाने की प्लेट के रूप में, कि तुम खाने की प्लेट ना बन जाओ उसकी, इससे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। साइंस को समझना चाहिए, बेसिक साइंस समझेंगे तो कभी आप जो है आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। ठीक है, अभी हाल ही में एक पार्टी कहीं हुआ भाई, दिल्ली में कहीं पर, उन्होंने कहा, नाम नहीं लूंगा किसी का मैं, है ना, बड़े बड़े लोग हैं भाई वो, है ना, पार्टी शार्टी करते रहते हैं वो लोग के। उन्होंने पार्टी किया, बहुत भीड़ इकट्ठी किया उन्होंने कोरोना टाइम में, समझ गए क्या। उन्होंने गोबर का लेप लगाने की बात की, गौमूत्र से उन्होंने कोरोना मारने की बात की। उन्होंने जो है वो भैया कोरोना वायरस की तस्वीर पे उन्होंने जो है वो खीर पूड़ी भी चढ़ाया उन्होंने बाकायदा। ठीक है, पूजा पाठ भी किया उसका कि भैया ये खत्म हो जाए। इन सभी लोगों को कक्षा 5 की क्लास में ले जाकर बैठाना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि एक सब्जेक्ट होता है, इसका नाम है विज्ञान। ठीक है, ज्ञान तो तुमको बहुत दे रहा है पर विज्ञान तुमको नहीं है। ठीक, तुमको हम बताते हैं सेल क्या होता है, वायरस क्या होता है। तो इन सभी लोगों को, जो जितने लोग वहां पर, उनको सबको पकड़ के लाके वो उनकी क्लास लगना चाहिए 5वीं क्लास में, कि मतलब अरे भाई ठीक है आपकी आस्था अपने तक है, पर वाई टू पुट सो मेनी पीपल्स इन डेंजर। यदि आप कहीं पर ऐसा करते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि देखो आप तो भोले भाले हैं, अच्छे आदमी इंसान, आपके इंटेंशन बिल्कुल अच्छे रहे होंगे धरती को बचाने के, लेकिन प्लीज क्या होता है, बेसिक साइंस हमारा जो होता है ना वो भी रोल प्ले करता है ना, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि काम कैसे कर रहा है सिस्टम ये। ठीक है, आप सब साइकिल का पेडल मारते हो तो आप अपना फोर्स लगाते हो तो साइकिल चलती है। आप ये तो नहीं बोलते हो हे ब्रह्मांड साइकिल का पेडल मार, मैं बैठा साइकिल पे, कि ब्रह्मांड पेडल मारेगा। अरे भाई तुम पेडल मारते हो तो ही साइकिल आगे चलती है। जब इतना बेसिक साइंस तुम जानते हो कि साइकिल पेडल मारने पर आगे बढ़ेगी, तो वायरस भी शरीर में आने के बाद ऐसे करेगा। ठीक है, उसको वायरस को क्या मतलब खीर पूड़ी से, उसको मतलब है तुम्हारे शरीर से, लंग्स से। समझ रहे हैं बात को। तो फंडामेंटल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। चीटिंग करके पास होने का यही नुकसान होता है भाई। ठीक है, खैर चलो छोड़ो, है ना, ज्यादा बातें नहीं करते इस बारे में, लेकिन इतना जरूर है कि यार मतलब आपको कभी आश्चर्य नहीं होता, आप देखते हो अपने आसपास सब चीजें। 21st सेंचुरी, दुनिया वैक्सीन खोज रही है, हम लेप खोज रहे हैं। ठीक है, चलो छोड़ो। और उसमें भी सलाह कि एयरपोर्ट से इतने लोग अंदर आ रहे हैं, एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं, उनको सबको लेप लगा दी जाए। वो मतलब भयंकरतम विचार। खैर छोड़ो, है ना। आप मेटाबॉलिक पाथवे की बात करते हैं, दो तरीके बेटा, एक तो केमिकल्स बनते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनते हैं, बायोसिंथेटिक पाथवे बोलते हैं, एनाबॉलिक पाथवे कहते हैं। एनाबॉलिक पाथवे में एनर्जी देनी पड़ती है ना। जब भी आप कोई सिंपल चीज को जोड़ के बड़ी चीज में कन्वर्ट करेंगे तो यू नीड
टू गिव एनर्जी, एंड एनाबॉलिक प्रोसेस एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। कैटाबॉलिक प्रोसेस में मॉलिक्यूल आयन को तोड़ते हैं, यहां पे हम तोड़ने वाले के प्रोसेस में जो है वो एनर्जी निकलती है बाहर। इसका मतलब ये कि वेन एवर यू आर गोइंग टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जब आप फोटोसिंथेसिस करोगे तो वो एनाबॉलिक प्रोसेस होगा, एनर्जी लगा रहे हो सन की, और जब रेस्पिरेशन करोगे तो एनर्जी निकाल रहे हो, कैटाबॉलिक प्रोसेस में आएगा वो। ठीक है, क्लियर? हर जगह पर जो है चलता। अब आपको मान लो कहीं भी जाना है तो यू हैव टू कैरी मनी विथ यू, कुछ खरीदना है। वैसे ही सेल के अंदर भी सिंपल फंडा है, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, सेल के अंदर का फंडा भी ये है कि भैया कुछ करना है तो एनर्जी लगानी पड़ेगी। वो क्या है? वो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आप में से कई लोग बोलेंगे आपने भी हाल स्टेटमेंट दिया कि देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, आपका लेक्चर तो हम फ्री में देख रहे हैं यूट्यूब पर। अरे भाई ये भी तो सोचो, आप को मैंने कहा, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि आप यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हैं ना, तो बेसिकली यू आर यूजिंग इंटरनेट, यू आर यूजिंग मोबाइल फोन, यू आर यूजिंग टेक्नोलॉजी। क्या हालांकि बायोमेंटर्स को यूट्यूब के लेक्चर होते हैं उनसे बहुत कम रेवेन्यू, मतलब आपको बता दूं यूट्यूब का रेवेन्यू जो है वो आप कोई डेटा क्लियर नहीं कर सकता, बट इट इज नॉट दैट मच हैंडसम कि इससे कोई इंस्टीट्यूट चल जाएगा, इससे एक आदमी का निकल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। एजुकेशन सेक्टर में तो पिटा हुआ है एकदम मोनेटाइजेशन के, जो इंटरटेनमेंट वाले हैं उनको काफी सारे एड मिल जाते हैं उस तरह के। यहाँ पे तो क्या होता है कि बच्चा भी एड स्किप कर देता है, और एड जो होता है वो कई लोग एड ब्लॉकर लगा लेते हैं, मतलब बहुत चीजें कि, तो यहाँ पर तो वो जो है वो ज्यादा, मतलब सोचिए एजुकेशन में कोई यूट्यूब से कमा लेगा ये तो पॉसिबल नहीं है। वी आर गिविंग यू सब्सक्रिप्शन क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए वी नीड योर सपोर्ट, क्या इसलिए मिनिमम कॉस्ट पे जो हो सकता है वो हम मैनेज करने की पूरी कोशिश करते हैं। बड़ी टीम होती है, बड़ा अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास फंडिंग होता है, बड़ा फंडिंग होता है, तो वो बड़े फंडिंग का इस्तेमाल करते हैं मार्केट कैप्चर करने में। पहले मार्केट कैप्चर करेंगे, उसके बाद फिर वो उनको जो करना होगा वो, पहले सारी गाय हमारी होंगी, जब सारी गाय हमारी होंगी तो उनका दूध हम उसी दाम में, जिस दाम में बेचना होगा उसमें बेच लेंगे। हम बोलेंगे भाई दूध का दाम 500 रुपये लीटर है, अब कोई भी गाय अवेलेबल ही नहीं दुनिया में, सब हमारी गाय है, तो तुमको 500 रुपये लीटर लेना पड़ेगा। ठीक है, शुरू में तुमको दूध पिला पिला के हमने फ्री में हैबिट लगा दी, वो अलग चीज़ होती है। हम लोग छोटे से ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए हमारा अपना सब्सक्रिप्शन सिस्टम सिंपल सिस्टम है हम लोग के। हम लोग कोई कॉर्पोरेट तो है नहीं बड़े बड़े जाइंट की, हमारे पास कभी ऐसा हो कि साहब कि हम जो है वो बड़े बड़े फ्रंट पेज पे, आप में से कई बच्चे बोलते सर एड नहीं दे रहे, आप एड दो सर बायोमेंटर है। अरे भाई एड का पैसा कहाँ से लाएंगे हम? फ्रॉम वेयर वी हैव टू ब्रिंग मनी? घर भेजते हैं एड देने के लिए, ठीक है, तो ये थोड़ी ना कर सकते भाई, है ना। एक बार बेच चुके हम, शुरू में ना हमारे पास एक एक्स्ट्रा घर था, तो उसको बेच के फिर हमने ऑफिस मुंबई का लिया था, क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, तो उनका रेंट देने से अच्छा है कि भाई इसको ऑफिस को परचेस कर लेते हैं, तो क्लिनिक भी बना लेंगे उसी ऑफिस में, फिर हम जो है रिकॉर्डिंग कर लेंगे। फिर देखा कि काम थोड़ा बढ़ गया तो फिर एक और किराए पे ऑफिस ले लिया बाजू में, ऐसे धीमे धीमे फिर परचेस किया जोड़ के पैसा, तो धीमे धीमे चीज़ें ग्रो करती हैं। खैर कहाँ से कहाँ आ गए? कहने का मतलब ये है कि भैया सेल को भी कीमत चुकानी पड़ती है, वो होती है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एटीपी के रूप में, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम जो कि एक तरह का हायर न्यूक्लियोटाइड होता है बेटा, इसमें एडेनोसिन होता है, राइबो शुगर इसके अंदर होती है, भूलना नहीं, इसमें होती है राइबो शुगर इसके अंदर होती है एटीपी में। ठीक है ना, क्लियर? अब लिविंग स्टेट का मतलब क्या है? द लिविंग स्टेट, व्हाट इज द मीनिंग? अब लाइफ, जिंदगी क्या है? ठीक है, अब आप में से कई लोगों को लगता है कि लाइफ ये, अब सुनो बात, बड़ी मजे की बात बताना, उठ के ये मतलब ये सब चीजें नहीं समझी ना तो फिर चैप्टर का सोल ही टच नहीं किया आपने। क्या है लाइफ? आप में से कई लोग लगता है लाइफ है एक आइलैंड हो, आइलैंड में जो है एक बड़ा सा घर हो, घर के सामने बड़ा बगीचा हो, ठीक है, बगीचे में एक बड़ा झूला लगाओ, झूले पर बैठ रहे हैं, झूला धीमे धीमे चल रहा है, ठीक है, फिर किसी ने जूस ला के रख दिया, एक जूस लिया, जूस पी रहे बैठ के, मॉकटेल, है ना, कोई टेंशन नहीं दुनियादारी की, कुछ नहीं, ये लाइफ है एकदम। 4 दिन में आप बोर हो जाएंगे। दूसरा, ये सबको मेंटेन करने के लिए पैसा कहां से आएगा? मेंटेन तो करना पड़ेगा, ठीक है, चलो आ भी गया पैसा, मान लिया हमने, अब क्या? मैं कह रहा हूं आपसे, ये मैंने देखा है कि आप लाइफ में कहीं पर भी हो, यदि आप जहां पर आपने बोला ना कि ये पॉइंट सेटिस्फैक्टरी पॉइंट, अब मुझे कुछ नहीं करना, बस वहां खत्म, वहां से आगे बढ़ना बंद, पीछे हटना, अब वहां पे क्या होता है, स्टेगनेंसी आ गई वो, और बहुत लंबा नहीं चल पाता वो चीज।
तो जीवन में भी क्या होता है कि जैसे हम सोचते हैं ना, हमको जिन चीजों को लेके तुम घबराते हो, बोलते हो सर स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उतने पैसे भी नहीं है, ऐसा भी है वैसा भी है, बहुत टेंशन में रहते हो कि ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। यही तो जीवन है। ये जो नॉन इक्विलिब्रियम है ना, सिस्टम कभी सेट नहीं हुआ, जो वही जीवन है। एंड व्हाट इज द लाइफ? लाइफ इज ऑल अबाउट द नॉन इक्विलिब्रियम। क्योंकि फिजिक्स भी क्या बोलती है? फिजिक्स बोलता है कि भाई दो सिस्टम यदि सेम ऊर्जा पर होंगे, सेम जगह पर होंगे, तो कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे वो। भाई पानी की दो टंकियां हैं, दोनों टंकियां एक लेवल पर हैं, दोनों में पाइप कनेक्ट कर दोगे तो वाटर इससे उसमें नहीं जाएगा। लेकिन एक टैंक ऊपर एक नीचे है, तो वाटर ऊपर वाले से नीचे वाले में आ जाएगा। ये भी तो अनइक्विलिब्रियम हो गया ना। तो इक्विलिब्रियम जो होता है वो वर्क करने के लिए ठीक चीज नहीं होती। नॉन इक्विलिब्रियम, आप सोचिए ना, इक्विलिब्रियम क्या है? आप जब ट्रेडमिल पर चलते हैं, ट्रेडमिल समझते हो, व्यायाम एक्सरसाइज करने के लिए वो जो यूज करते हैं, ट्रेडमिल पर चलते हो, आपने 6 का स्पीड लगाया, 6 की स्पीड लगा के आप जो है वो 6 के स्पीड पर आप भी चल रहे हो, 6 के स्पीड पर मशीन चल रही है, मशीन पीछे चल रही है, आप आगे चल रहे हो, इसलिए आप एक जगह पर चलते रहते हो लगातार, है ना? ये है इक्विलिब्रियम। कहीं पहुंच पाते हो क्या तुम? कहीं नहीं पहुंच पाते हो। लेकिन यदि आप वही ट्रेडमिल पे ना चल के आप जमीन पे चलें, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलें, 1 घंटा चले, 6 किलोमीटर दूर पहुंच जाओगे शहर में, यहां से वहां पहुंच जाओगे। काम हुआ या नहीं हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर इक्विलिब्रियम नहीं, यहां पर जमीन खड़ी हुई है, तुम चल रहे हो, नॉन इक्विलिब्रियम वाला, तो आगे बढ़ गए तुम। यही जीवन है। चुनौतियों से घबराना नहीं, नॉन इक्विलिब्रियम को जीवन मानना, और यही तुमको दिलाकर देगा, यही तुमको सफलता दिलाकर देगा। और जहां लगे तुम्हें जिंदगी में इक्विलिब्रियम आने लगा है, कोई नई चीज खोज लेना, नया काम करने लगना, फिर नॉन इक्विलिब्रियम में तुम आ जाओगे। जब वहां अचीव कर लो, कुछ और नया करने लगना। ये सफलता के बेसिक फंडे हैं। ठीक है, कोई बताएगा नहीं, बता दिया आपको मैंने। ठीक है, फिर कहने का मतलब ये है बेटा कि the tens and thousands of chemical compound in a living organism, otherwise called metabolite, biomolecules are present at a concentration characteristic। देखो हर एक सेल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, उस कॉन्सेंट्रेशन वो केमिकल हमको देखने मिलते हैं। जिससे कि हम बात करते हैं एक नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति में जो ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन होता है 4 से लेके 4.5 से लेके 5 मिलीमोल जो है वो के आसपास वो हमको देखने मिलता है। ठीक है ना? ठीक। The most important fact of biological system is that all living organisms exist in steady state characterized by concentration of each of these biomolecules। इन्हें हम metabolic flux कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर एक, देखो बेटा, फ्लक्स हमेशा क्या होता है? चेंज इन पर यूनिट। क्या तो हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम में हर समय बायोमोलिक्यूल जो होते हैं वो एक सिस्टम में आते हैं, वहां पे उनका टर्नओवर होता है, यूज होते हैं वो, तो एक मेटाबॉलिक फ्लक्स मेंटेन रहता है। और इस मेटाबॉलिक फ्लक्स में क्या होता है? लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, और ये सभी परिवर्तन जो होते हैं इस प्रकार होते हैं ताकि नॉन इक्विलिब्रियम की स्टेट बनी रहे। स्टेडी स्टेट का मतलब है जो हम बोल रहे हैं, जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हम जो बोलते हैं स्थिर प्रावस्था, मतलब नॉन इक्विलिब्रियम है वो। हमारे अंदर यदि इक्विलिब्रियम आ गया तो वो खत्म हो जाएगा, डेथ है। इक्विलिब्रियम इज द डेथ फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम चाहते ये हैं कि जो स्टेडी स्टेट बनी रहे, मतलब नॉन इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगातार बनी रहना चाहिए। ठीक है, ताकि वर्क फंक्शन हो सके। द लिविंग प्रोसेस का मतलब क्या है? इट्स ए कांस्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम। के जीवित तंत्र का मतलब ये होता है कि ये लगातार कोशिश करता है ताकि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश ना हो सके। ठीक है ना बेटा, है ना? तो याद रखिएगा, लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म सिनोनिमस होते हैं, और विदाउट मेटाबॉलिज्म कोई भी जीवित व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकता है। और मेटाबॉलिक प्रोसेस का पर्पस ये होता है नॉन इक्विलिब्रियम बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा पार्ट में हम बात करते हैं एंजाइम्स के ऊपर। तो चलिए एंजाइम पे कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम देखो, अब बेटा क्या होता है, एंजाइम्स क्या होते हैं। अब हमको एक बात तो पता है कि प्रोटीन का जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, वो क्रिया में, फंक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, याद रखिएगा कि कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दें तो ऑल दी प्रोटीन्स, ऑल दी एंजाइम्स आर दी प्रोटीन्स। के सभी एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं बेटा जो एंजाइमेटिक नहीं होते हैं। ठीक है ना? तो अभी इतना याद रखना हमें कि केवल आप राइबोजाइम का एक्सेप्शन को छोड़ दें आप, तो आप पाएंगे कि ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। मतलब एंजाइम भी अमाइनो एसिड के पॉलीमर होते हैं।
एंजाइम के अंदर सेकेंडरी और टर्सरी स्टेशन देखने मिलता है। यदि एंजाइम को हम गर्म कर दें या उसको एक अधिक ताप टेम्परेचर पे बॉईल कर दें उसको हम, या उसको हम ऐसे पीएच में डाल दें जहां पर उसका टर्सरी स्टेशन डैमेज हो जाए, तो उससे उस समय एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? ठीक है। एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा? बायोलॉजिकल मिडिलमैन होते हैं। मतलब एंजाइम्स के लिए हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे जैसे इसमें आप देखो कि ये 1% ये प्रोडक्ट हो गया, ये मैंने ये सबस्ट्रेट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। एक हो गया सबस्ट्रेट, दूसरा हो गया प्रोडक्ट। क्या? और इसको कन्वर्ट करने में कौन रोल प्ले कर रहा है? डील कराने वाला होता है ये मिडिलमैन। मिडिलमैन के तो एंजाइम्स क्या होते हैं? दे आर दी बायोलॉजिकल मिडिलमैन, दे आर दी बायोकैटलिस्ट। ठीक है ना? क्लियर? अब एंजाइम जो होते हैं उनमें क्या होता है बेटा? उनमें सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, एंजाइम को कुछ भी परिवर्तन करना है तो उनको सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से जुड़ना होता है। और एंजाइम में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से जुड़ने के लिए एक जगह होती है जहां पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल उससे जुड़ता है। उस जगह को क्या बोलते हैं बेटा? हम एक्टिव साइट बोलते हैं। उसके लिए हम जो है वो एक्टिव साइट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हमके। तो एंजाइम में जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जो उसमें पॉकेट होता है जहां पर कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जुड़ सकता है। जैसे ताले में चाबी लगाने का जगह होता है ना बेटा, तो वैसे क्या होता है? हम कहते हैं कि जो ताला है वो एंजाइम के समान है, चाबी जो है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के समान है, और जो जुड़ने का जगह है वो है एक्टिव साइट होता है। ठीक है? याद रखिए, एक एंजाइम में जितने अधिक एक्टिव साइट होते हैं उतना अधिक एंजाइम जो है काम करता है। और सिंपल सी बात ये होता है कि एंजाइम के काम करने को बेटा हम जिस प्रकार नापते हैं उसे बोलते हैं टर्न ओवर नंबर बोलते हैं। कि एक दिए गए टाइम में एक एंजाइम कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, वो उसका टर्नओवर नंबर कहलाता है। ठीक है ना? देखिए, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम से जुड़ने के बाद क्या करता है? वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर जो है जैसे एंजाइम मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से जुड़ेगा तो उसे हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जुड़ने के बाद क्या करेगा? वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में जो है वो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट करेगा और उसे प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में वो कन्वर्ट करता है। और बाद में प्रोडक्ट सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट जो एंजाइम से अलग हो जाता है। कोई भी केमिकल रिएक्शंस में एंजाइम यूज्ड अप नहीं होता है। एंजाइम यूज्ड अप नहीं होता है, खुद कंज्यूम नहीं होता है वो। और एंजाइम कभी बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है। ठीक है? एंजाइम चूंकि प्रोटीन से बने होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर थर्मोलेबाइल। ये तापमान के लिए जो है संवेदी होते हैं। हाई टेम्परेचर पर एंजाइम जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कोगुलेट कर जाते हैं। लो टेम्परेचर पर ये इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है? कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर को जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं टेक पॉलीमरेज के। टेक पॉलीमरेज जो होता है ये वो एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पर जो है वो टॉलरेट कर सकता है। ये थर्मस एक्वेटिकस से मिलता है। थर्मस एक्वेटिकस जो है माइक्रोब से मिलता है और ये जो है ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है? क्लियर? अब जो रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने का सिंपल तरीका बेटा, कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस को आप मेजर करोगे तो आप देखोगे कि दिए गए यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बन रहा है, वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। तो हम क्या करते हैं? वेलोसिटी, हम जो है वो रिएक्शन का डायरेक्शन वेलोसिटी की बात करते हैं। इतना याद रखना, एंजाइम जो होते हैं ए, मैंने आपसे कहा कि A प्लस बी के मिलने पर जो है वो C प्लस डी बन रहा था और यहां पर एक एंजाइम इन्वॉल्व था। तो सिंपल सी बात है बेटा, एंजाइम दोनों दिशाओं में रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, मतलब बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है। याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है ना? क्लियर? जो रिएक्शंस कैटलाइज होती हैं जिनमें एंजाइम रोल प्ले करते हैं वो काफी तेज गति से काम करती है उन रिएक्शन की तुलना में जो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन उनकी तुलना में। ठीक है ना बेटा? क्लियर? ठीक है? जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि CO2 को पानी में घोलना है तो ये एक फिजिकल प्रोसेस हो सकता है, लेकिन यहां पर भी एंजाइम रोल प्ले करता है। कार्बनिक एनहाइड्रस एंजाइम रोल प्ले करता है। कहते हैं कि ये दुनिया के सबसे फास्टेस्ट एंजाइम में से एक होता है। मतलब एक सेकंड के अंदर 6 लाख मॉलिक्यूल से ये रिएक्ट करता है। सोचिए, एवरेज के आप समझ सकते हैं कि पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल। के नॉर्मली आप बोलेंगे तो एक घंटे के अंदर जो है इतना स्लो रिएक्शन है। 1 घंटे के अंदर केवल 200 मॉलिक्यूल कार्बनिक एसिड के बनेंगे यदि आप फिजिकल प्रोसेस पर यकीन करेंगे। ठीक है? लेकिन यदि एंजाइम वहां पर आएगा तो वो 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल को जो वहां पर जो है वो जोड़ देगा, बना देगा उसको वो। ठीक है? मतलब कितना? 10 मिलियन टाइम
रेट ऑफ रिएक्शन अधिक है। कहने का मतलब कि तो एंजाइम जो है वो इनक्रेडिबल स्पीड से काम करते हैं। ये एंजाइम का पावर होता है कि हमारी बॉडी में भी क्या होता है बेटा, जब हम थक जाते हैं तो जो है वो ग्लूकोज जो है वो जैसे एनर्जी निकाल रहे होते हैं। बेसिकली जब एनारोबिक कंडीशन आती है तो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट आता है, फिर उस लैक्टिक एसिड को धीमे धीमे लैक्टेज डिहाइड्रेज को जो है वो यूज करना शुरू करता है। तो कहने का मतलब ये कि हमारी बॉडी में भी ऐसे कई सारे रिएक्शंस होते हैं जो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, मतलब हम कह रहे हैं बायोलॉजिकल सिस्टम, मैंने आपको बताया ना बायोलॉजिकल सिस्टम में हर रिएक्शन जो होती है वो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन होती है। ठीक है, एवरी रिएक्शन दी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। ठीक है, हाउ डू एंजाइम ब्रिंग्स अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन, कि एंजाइम इतना फास्ट काम कैसे कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कि हम बात करें यहां पे कि आपने जो खाना अभी खाया, जो भी आपने फूड अभी लिया, उस फूड को यदि हम, ठीक है, हम बोलें कि हमने खाना खाने के बाद पचाने के लिए हम केवल फिजिकल प्रॉपर्टी पर यकीन करेंगे, हम एंजाइम यूज नहीं करेंगे, तो बिलीव मी 16 साल बाद आप अगला खाना खा पाएंगे। आप जो खाना आपने खा लिया है उसको पचने में प्रॉपर पचेगा, डिकम्पोज भी हो सकते हैं, सब कुछ करने पर जो है वो, अब चूंकि इस डिकम्पोजिशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो एंजाइम यूज करते हैं। आप सारे एंजाइम हटा दो, 16 से लेके 20 साल का वक्त लगेगा आपके भोजन को पचने में, लेकिन यदि एंजाइम यूज करोगे तो 3 घंटे में फूड आपको आप जो है वो डाइजेस्ट हो चुका होगा, 2 घंटे के अंदर, 2-3 घंटे के अंदर। ठीक है ना, फिर भूख लगाएगी। एक सिंपल सा एग्जांपल इसमें है, तो देखो बेटा क्या होता है, एंजाइम मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से जुड़ते हैं। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से जुड़ने के लिए एंजाइम में स्पेसिफिक जगह होती है। द होल सरफेस ऑफ एंजाइम इज नॉट रिएक्टिव, एंजाइम का पूरा सरफेस रिएक्टिव नहीं होता है। दे हैव स्पेसिफिक प्लेसेस जहां पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जुड़ता है, उन्हें हम एक्टिव साइट कहते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर सबस्ट्रेट के अंदर मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है और प्रोडक्ट को बाद में जो है अलग कर दिया जाता है। ठीक है ना, अलग हो जाता है। देखिए प्रोडक्ट अलग हो गया है ना, और एंजाइम एज इट इज अगली रिएक्शन में यूज होने के लिए जो है वो फ्री हो जाता है उठ के। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ट्रांजिएंट थोड़े समय के लिए होता है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, बाद में एंजाइम को हम फिर से रीयूज कर लेंगे। ठीक है, अब एंजाइम क्या ऐसा क्या करते हैं एंजाइम जिससे कि वो किसी रिएक्शन को कैटालाइज कर पाते हैं। देखो बेटा, कोई भी रिएक्शन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए यू नीड सम काइंड ऑफ एनर्जी, और वो जो एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, कोई भी रिएक्शन को चालू करने के लिए आपको एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और ये एक्टिवेशन एनर्जी यदि जो है वो मिलेगा तो ही जो है वो काम आगे बढ़ेगा। ठीक है, एंजाइम क्या काम करते हैं, वो लो एक्टिवेशन एनर्जी पर भी रेट ऑफ रिएक्शन को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, जब कभी मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है, दोनों को मिलाकर हमको सी बनाना है, मॉलिक्यूल सी बना के। अब इसको बनाने के लिए हमारे को चाहिए मान लो 50,000 जूल एनर्जी चाहिए हमको, 50,000 जूल एनर्जी होगी तो ए और बी मिलेगा और सी बनेगा। अब यदि यहां पर एक एंजाइम लगा दिया आपने, यहां पर आपने एक एंजाइम लगा दिया आपने, तो अब क्या कर रहा है ये एंजाइम, बोलेगा कि भाई एक काम करो 200 जूल एनर्जी में काम करा दूंगा मैं। सोचिए कितना बड़ा अंतर है, 50,200 के। तो लो एक्टिवेशन, बेसिकली एंजाइम कैसे काम करते हैं, वो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको वो कम कर देते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन आगे बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी, यदि हम देखें यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी विथआउट एंजाइम, देखिए आप इतना बड़ा एरो बना हुआ है यहां पे, विथ एंजाइम देखिए छोटा सा बना हुआ है। मतलब एंजाइम वर्क्स बाय डिक्रीजिंग दी अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब एंजाइम जब काम करते हैं तो वो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके वो काम करते हैं, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन को वो बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, क्लियर। ठीक, स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू द एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल। देखो हर एक मॉलिक्यूल एक स्टेबल मॉलिक्यूल तभी होता है जब वो एक देखो नॉर्मल, यदि नॉर्मल थोड़ा भी एनर्जी में चला जाएगा, यदि मॉलिक्यूल टूट गया तो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। अनस्टेबल मॉलिक्यूल को मेटाबॉलिक पाथवे में हम जो है वो स्थान नहीं देते हैं। ठीक है, अनस्टेबल बना टूट गया क्योंकि एनर्जी मिला उसको। स्टेबल मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसका अपना एक एनर्जी लेवल पर, जब तक आप उसको एक निश्चित अमाउंट में एनर्जी नहीं दोगे वो नहीं टूटेगा वो। तो स्टेबल कंपाउंड को अनस्टेबल करना और दूसरे किसी कंपाउंड में कन्वर्ट करना, यही तो मेटाबॉलिक रिएक्शन है। व्हाट इज द मेटाबॉलिक, यानी अनस्टेबल कंपाउंड को स्टेबल कंपाउंड को आपको अनस्टेबल करना और नए 2 स्टेबल कंपाउंड ले लेना। अब हो सकता है कि यहां पर एंजाइम आए, आपके अनस्टेबल एंजाइम तो एक एनर्जी लेगा कि अनस्टेबल कंपाउंड को वो दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल यदि कम है, सबस्ट्रेट का अधिक है, तो एनर्जी बाहर निकलेगी।
प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल जो है वो कम है, सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल कम है, प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल अधिक है, तो गैप को भरना पड़ेगा। दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट की तुलना सबस्ट्रेट की तुलना में प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल अधिक होगा, सबस्ट्रेट की तुलना में प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल अधिक होगा, मतलब एनर्जी को प्रोडक्ट में आपने डाल दिया अंदर, तभी तो लेवल ऊपर हो गया उसका, एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन जब ऐसा हुआ कि ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ये प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल सबस्ट्रेट से कम रहा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहां एनर्जी बाहर निकला, और रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो अलग है, वो एक्टिवेशन एनर्जी है। ये क्या है, सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल है, प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल है, इसको अनस्टेबल करने के लिए आपको जो एनर्जी लगी थी वो एक्टिवेशन एनर्जी थी। क्लियर? देखो बेटा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को जब आप अनस्टेबल करोगे तभी तो वो कन्वर्ट होगा किसी और फॉर्म में, नहीं तो स्टेबल है वो तो जो एनर्जी लगी उसको अनस्टेबल करने में वो एक्टिवेशन एनर्जी है, वो सब रिएक्शन में लगेगी वो। लेकिन हर एक मॉलिक्यूल का अपना अपना एनर्जी लेवल है, तो वो एनर्जी लेवल में यदि सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल ऊपर है, प्रोडक्ट का नीचे है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यदि सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल नीचे है, प्रोडक्ट का ऊपर है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, सिंपल फंडा है। अब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं बेटा, याद रखिएगा आज के, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो सभी फैक्टर जो एंजाइम के टर्सरी स्ट्रक्चर को, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेंगे, वे सभी फैक्टर जो है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं टेम्परेचर और पीएच के, हर एक एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम पीएच होता है। ऑप्टिमम पीएच का मतलब होता है कि ये देखो, ये पीएच में परिवर्तन ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी को शो कर रहा है, एक्स एक्सिस पे हमने चेंज करने वाले पैरामीटर को लिया हमने। ठीक है, हर एक एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम पीएच होता है। ऑप्टिमम पीएच का मतलब वो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या वो पीएच वैल्यू जिसमें कि एंजाइम अपनी मैक्सिमम इफिशिएंसी से काम करता है। क्लियर? पेप्सिन का होता है एसिडिक पीएच, ट्रिप्सिन का होता है एल्कलाइन पीएच, अलग अलग पीएच पे काम करने वाले एंजाइम है ना बेटा। ठीक है, तो ये हो, तो ये आपने 2 लो पीएच एंड 2 हाई पीएच, पीएच को आपने कम या अधिक कर दिया, ऑप्टिमम रेंज से कम कर दिया, अधिक कर दिया, तो एक्टिविटी सप्रेस कर जाएगी। टेम्परेचर, एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, जैसे ही आपने 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पे गए आप, एंजाइम की एक्टिविटी सप्रेस कर जाएगी। जैसे हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द एंजाइम वर्क वेल इन एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मोस्ट ऑफ द एंजाइम बेहतर काम करते हैं। अधिक करोगे स्लो होने लगी रिएक्शन, 45-50 के ऊपर जाओगे एंजाइम कोगुलेट कर जाएगा, 65 पे कोगुलेट जाता है एंजाइम पूरा। तो एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है बेटा। लो टेम्परेचर पे एंजाइम इनएक्टिव आते हैं, हाई टेम्परेचर पे एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम क्या असर पड़ता है एंजाइमेटिक एक्शन पे सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन का। देखो ये शो कर रहा है, दिस एक्सिस शोज दी सबस्ट्रेट, सुनना के सबस्ट्रेट। मुझे मालूम लेक्चर लंबा हो गया है, नींद भी आने लगती है, बोर भी मारने लगता है, अरे सर क्या ऐसा, भैया ऐसा है जिसको बोरियत हो रही है, इसको लेक्चर लंबा लग रहा है। तो मेडिकल की पढ़ाई तो बहुत ही लंबी होती है। तो देखो बेटा, एक बड़ी सिंपल सी कहावत है, मरे बगैर तो स्वर्ग भी नहीं मिलता है। ठीक है ना, इसलिए याद रखो चीज के, ये जो कष्ट है, जो लंबे लंबे लेक्चर ड्यूरेशन, ये सब इन्वेस्टमेंट है, ये बगैर इन्वेस्टमेंट के रिटर्न नहीं मिल सकता। तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आपका टाइम चीजों को समझने में। ठीक है ना। चलिए, तो अभी क्या कहा, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये दिस इज दी, ये रेट ऑफ रिएक्शन को शो कर रहा है बेटा, है ना। ठीक है, अब क्या क्या, जैसे जैसे आपने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, ये एंजाइमेटिक, ये एक एंजाइमेटिक रिएक्शन, इसमें एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है इसमें, क्या एट फिक्स एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, फिक्स एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, बाकी वेरिएबल फिक्स है इसमें। ठीक है, आपने बढ़ाया तो क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ा, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, कहां पहुंच गया, उस पॉइंट पे, देखो एक पॉइंट पे पहुंच गया, उस पॉइंट पर पहुंच गया जहां पर कि रेट ऑफ रिएक्शन अपने मैक्सिमम का, वी मैक्स मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा था। आपने क्या बोला, आपने कहा के एम वैल्यू मतलब इट इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच रिएक्शन अचीव्ड हाफ वी मैक्स।
Km वैल्यू वो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है बेटा जिस पर कि एक रिएक्शन अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा प्राप्त कर चुकी होती है, हाफ वी मैक्स, Km इक्वल टू हाफ वी मैक्स। ठीक है, आगे बढ़ाए, आपने और बढ़ाया कॉन्सेंट्रेशन को। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, एक पॉइंट पे आप बढ़ना बंद हो गई वो। ठीक है, दिस इज दी वी मैक्स। क्यों बढ़ना बंद हो गई? एंजाइम के सभी एक्टिव साइट फुल हो चुके हैं, अब एंजाइम में कोई भी एक्टिव साइट खाली नहीं बचा है। ठीक है, मतलब दी वी मैक्स पे क्या होता है, एंजाइम के सभी एक्टिव साइट जो है वो फुल हो चुके होते हैं, इसलिए कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा दो अब रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ सकता है। भाई बस में जगह खाली नहीं है, अब कैसे जाएगी? बस की सीटें होती है, मान लो वो एंजाइम की एक्टिव साइट है, अब 60 लोग बैठेंगे तो 60 बैठ गए, उसमें 70 65 आदमी, 61 62 65 आदमी, रुकना पड़ेगा, एक टर्न मार के आएगी बस, तब बैठेगा आदमी, है ना बेटा? ऐसे ही होता ना स्कूल बस में भी। कहने का मतलब ये कि एंजाइम के सभी एक्टिव साइट फुल होते हैं वी मैक्स पर। ठीक है, दिस इज द Km वैल्यू। इसे माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट भी बेटा कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो एंजाइम इनहिबिटर के रूप में काम करते हैं, वे एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। यदि ऐसे जो इनहिबिटर हैं वो 3 तरह के से इनहिबिट कर सकते हैं। एक तो होता है क्या, जो सबस्ट्रेट यानी जो पॉइजन है, इनहिबिटर को हम जनरली पॉइजन भी कह सकते हैं, हम इनहिबिटर भी कह सकते हैं, इनहिबिटर बोलते हैं, पॉइजन भी कहते हैं। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यदि मान लो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक है, देखो यहां पे क्या है, मैंने कहा आपसे कि ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है। ठीक है, समझने के लिए क्या, ये इसका एक्टिव साइट बना हुआ है, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था जो इस एक्टिव साइट पर जाकर जुड़ा, जो ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था जो एक्टिव साइट पर जाकर जुड़ता था। कैसे जुड़ता था ये? हमने कहा ऐसा, जुड़ा करता था ये। ठीक है, अब क्या किया आपने एक केमिकल ऐसा लेके आए जो इस तरह का केमिकल है। ठीक है, ये केमिकल, इस केमिकल के एक्टिव, ये भी एक्टिव साइट पर जाके जुड़ सकता है, ये तो जुड़ ही रहा था, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था, ये इनहिबिटर था, दोनों जुड़ सकते हैं। मतलब एक ताला है, उसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लो मेरे पास एक लॉक है, एक देयर इज अ लॉक। ठीक है, इस लॉक में की है, की होल है, इसमें ये की चला गया, मान लो इसी लॉक का की है तो ये काम करेगा। पर यदि ये इस लॉक का की नहीं है और साइज इसका वही है, देखने में वैसे ही है, तो मैं कंफ्यूज होकर गलत की लगा दूंगा, लॉक नहीं खुला, क्यों गड़बड़ हो गया? की देखने में एक समान है। ये हो जाता कहलाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है बेटा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और इनहिबिटर एक समान दिखता है और वो एक्टिव साइट के लिए कॉम्पीट करता है। यदि सबस्ट्रेट जुड़ गया तो प्रोडक्ट बनेगा, इनहिबिटर जुड़ा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, और इसका बढ़िया एग्जांपल क्या है? इसका बढ़िया एग्जांपल होता है बेटा, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज जो होता है उस एंजाइम को इनहिबिट करता है मैलोनिक एसिड के। ठीक है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज जो होता है वो फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, लेकिन मैलोनिक एसिड वहां आके जुड़ेगा तो वो कन्वर्जन रुक जाएगा। ठीक है, तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को मैलोनिक एसिड या मैलोनेट जो है वो इनहिबिट करता है, एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। याद रखना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का के इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम जो है बैक्टीरियल पैथोजन के कंट्रोल में करते हैं। मतलब कई सारी ऐसी दवाएं जिनका इस्तेमाल हम एंटी माइक्रोबायल मेडिसिन के रूप में करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट करते हैं, जैसे सल्फा ड्रग होती हैं उनका इस्तेमाल हम बैक्टीरिया को मारने के लिए करते हैं। एंटीबायोटिक की खोज के पहले सल्फा ड्रग ही इस्तेमाल होती थी, प्रोटोनसिल इज अ सल्फा ड्रग, प्रोटोनसिल इज अ सल्फा ड्रग, तो उनमें भी हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के फंडे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं बेटा इनहिबिटर जो एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जुड़े, जैसे साइनाइड। साइनाइड जो होता है इट इज ए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, पॉइजन है, एंजाइम पे जुड़ेगा, एंजाइम को डिमॉर्फ कर देगा, एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। दैट इज दी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होते हैं इनको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, इरिवर्सिबल होते हैं। जबकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होते हैं, आपने सबस्ट्रेट का कांस्टेंट बढ़ा दिया तो आप इनहिबिशन को जो है वो रिवर्स भी कर सकते हैं आप। ठीक है, फीडबैक इनहिबिशन का मतलब ये होता है कि एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है, उससे एक उत्पाद बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट यदि मात्रा में अधिक हो गया
तो ऐसे एंजाइमों के पास क्या होता है, दो पॉइंट होती है, कंट्रोल करते हैं पूरा कितना बनना चाहिए प्रोडक्ट। ऐसे एंजाइम में दो साइट होती है, एक होती है एक्टिव साइट, एक होती है एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, मैंने कहा ये एक एंजाइम है मान लो, ठीक है, ये एक एंजाइम है, इसमें ये है इसका एक्टिव साइट और ये इसका है एलोस्टेरिक साइट। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आता है, जुड़ता है और जुड़ने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब फंडा ये है, यहां पे एक बार में एक ही साइट काम करती है। जब ये वाला ऊपर वाला रिएक्शन हुआ कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जुड़ा और प्रोडक्ट बना, तो नीचे वाला साइट काम नहीं करेगा। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कंज्यूम हो गया, ये बढ़ने लगा, इसका अमाउंट, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ने लगा, तो ये जाके जुड़ने लगेगा, तो ऊपर वाला रिएक्शन रुक जाएगा जब तक प्रोडक्ट कंज्यूम ना हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे एंजाइम जो खुद अपना एक प्रोडक्ट बनाते हैं और वो प्रोडक्ट ही रिएक्शन मेटाबॉलिक पाथवे को रोक देता है, उसे बोलते हैं फीडबैक इनिबिशन कहते हैं। एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं रखा है, पर मैंने आपको बता दिया बेटा। ठीक है ना, क्लियर। अब एंजाइम के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, नंबरिंग की बात, कैसे हम उनका नॉर्मल क्लास देते हैं। तो याद रखिएगा, एंजाइम जो होते हैं उन्हें बेटा हम क्या करते हैं, कुल 6 क्लासेस में बांटते हैं और 4 से 13 सब क्लास होते हैं। एमसीक्यू है ये, ठीक है। एंजाइम के 6 क्लासेस होते हैं बेटा और 4 से 13 उसके सब क्लास होते हैं और हर एक एंजाइम को एक 4 डिजिट का नंबर देते हैं, 4 डिजिट का नंबर देते हैं इसको हम के, इसे बोलते हैं ईसी नंबर, इसको बोलते हैं हम ईसी, एंजाइम क्लासिफिकेशन नंबर बोलते हैं, ईसी नंबर बोलते हैं। ठीक है ना। 6 ग्रुप कौन से होते हैं बेटा, देखो ध्यान से, है ना। पहले बात करते हैं, सबसे पहले हमने कहा पहला ग्रुप होता है ऑक्सीडोरेक्टेज या डिहाइड्रोजन एंजाइम का। ये वो एंजाइम होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में रोल प्ले करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में रोल प्ले करते हैं। जैसे कि एक को ऑक्सीडाइज किया, दूसरे को रिड्यूस कर दिया बेटा। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा, जो डिहाइड्रोजनेज, जो डिहाइड्रोसिनेज है बेटा, इसका एग्जांपल हो गया ये, है ना बेटा, डिहाइड्रोजन एंजाइम जो होता है। ठीक है, फिर ट्रांसफरेज क्या होते हैं, ये ग्रुप ट्रांसफर करते हैं, ये ग्रुप को ट्रांसफर करने वाले एंजाइम होते हैं बेटा, ट्रांसफरेज बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस क्या होते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये वाटर का इस्तेमाल करते हैं और जो है ये हाइड्रोलिसिस करते हैं, उन्हें हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है ना बेटा। फिर लाइसिस क्या होते हैं, लाइसिस वो एंजाइम होते हैं जो कि जो है ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं बेटा बगैर हाइड्रोलिसिस के। जो एंजाइम ग्रुप को ट्रांसफर करता है, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में जोड़ सकता है, उसे क्या होता है, लाइसिस बोलते हैं। आइसोमरेज क्या करते हैं, ये एक जो मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड, उसके आइसोमर को तैयार करते हैं इसके दूसरे फॉर्म, जैसे कि ग्लूकोज जो है ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट का आइसोमर होता है, क्या होता है, डाइहाइड्रोक्सीएस्टर फॉस्फेट होता है। ठीक है, लाइगेजेस क्या करते हैं, ये दो कंपाउंड को आपस में जोड़ सकते हैं, जैसे डीएनए लाइगेज की बात करते हैं। ठीक है, ये कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, फास्फोरस ऑक्सीजन, ऐसे बॉन्ड को बनाने वाले एंजाइम लाइगेजेस कहलाते हैं। तो पूरी कैटेगरी आपको 6 की 6 बेटा याद रखनी है। देन कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज द कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है बेटा, देखो एंजाइम एक होते हैं सिंपल एंजाइम, एक होते हैं बेटा सिंपल एंजाइम के। सिंपल एंजाइम जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली, केवल प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, पर कुछ एंजाइम, मोस्ट ऑफ द एंजाइम होते हैं दे नीड सम एडिशनल ग्रुप फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी, उन्हें एक एडिशनल ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है, उसे कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर 3 तरह के होते हैं, एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयन। ठीक है ना। कोएंजाइम जनरली जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के केमिकल होते हैं बेटा। ठीक है ना, क्लियर। देखो आप, है ना, कोफैक्टर के बगैर एंजाइम जो है काम नहीं कर पाता है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं दे आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये दूसरे कोफैक्टर से अलग इसलिए होते हैं क्योंकि ये टाइटली बाउंड होते हैं। ये जो एंजाइम, जो एंजाइम जिनको कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, कंप्लीट एंजाइम, ध्यान से बात सुनिएगा कि कंप्लीट एंजाइम को क्या बोलते हैं हम इसे बोलते हैं होलो एंजाइम। ठीक है, ये मिलके बना होता है एपो एंजाइम जो कि प्रोटीन पार्ट होता है, प्लस कोफैक्टर से मिलके ये बना होता है बेटा, है ना। तो कंप्लीट एंजाइम इज द होलो एंजाइम, और एंजाइम का प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम कहलाता है और दूसरा पार्ट होता है कोफैक्टर के। तो ये कोफैक्टर्स जो है मजबूती से जुड़े होते हैं एपो एंजाइम से। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो इनको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, जैसे पेरोक्सिडेज और कैटलेज में हमको ये देखने मिलते हैं बेटा के, तो ही मींस द प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्लियर। फिर
कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, पर फर्क इतना होता है कि कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप की तुलना में लूजली अटैच होते हैं। दे आर दी, इनका जो एसोसिएशन होता है वो ट्रांजिएंट थोड़े समय के लिए होता है, लूजली अटैच होते हैं। जैसे एनएडी हुए, एनएडीपी हुआ। एनएडी क्या होता है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लाइड। एनएडी क्या होता है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लाइड। एनएडीपी क्या होता है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लाइड फॉस्फेट। एक होता है एफएडी, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लाइड। एक होता है एफएमएन, फ्लेविन मोनोन्यूक्लाइड। सब मालूम होना चाहिए। एनएडी क्या है बेटा? एनएडी होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लाइड। एनएडीपी क्या होता है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लाइड फॉस्फेट। एफएडी क्या होता है? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लाइड। क्या? और एफएमएन क्या होता है? फ्लेविन मोनोन्यूक्लाइड। ठीक है, ये विटामिन नियासिन के डेरिवेटिव होते हैं। कई एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको मेटल आयन की रिक्वायरमेंट होती है, उनके बगैर ये काम नहीं करते हैं। और ये मेटल आयन क्या काम करते हैं? ये उन एंजाइमों में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ में जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना होता है उसमें ये रोल प्ले करते हैं। जैसे कि जो कार्बोक्सी पेप्टिडाइज में जिंक इज दी कोफैक्टर के, याद रखिएगा। तो कई सारे से हम बात करते हैं कि रुबिस्को एंजाइम है, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, उसके लिए भी कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होता है। मैग्नीशियम आयन जो है इज वन ऑफ द कोफैक्टर। ठीक है ना? तो कई एंजाइम ऐसे होते हैं जिनमें कि एक कोफैक्टर मेटल आयन चाहिए होता है, और ये जो मेटल आयन होता है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बॉन्ड को बनाने, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को बनाने में रोल प्ले करता है। ठीक है, क्लियर? यदि हम catalytic activity is lost when cofactor is removed from the enzyme, which testifies that they play a crucial role in catalytic activity of the enzyme. Okay? यदि आप किसी एंजाइम से कोफैक्टर को निकाल दोगे तो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी गंभीरता से सफर करती है और एंजाइम सक्सेसफुली काम नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए, बहुत लंबा लेक्चर था, ये 2 घंटे का लेक्चर था, लेकिन आपने देख लिया इसको। देखा कि नहीं देखा कि मैं मन से ही खुश हो रहा हूं, देख लिया आपने। ठीक है, देखो बेटा, है ना, कुछ जगह पर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, मुझे भी तो करना पड़ता है ना। देखो, मैं भी तो 2 घंटे लगातार बोल रहा हूं, आपसे सुन रहे हैं आप। ठीक है, हम लोग मिलकर इधर टीम काम करेंगे ना तो जरूर सफल होंगे बेटा, है ना? ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बेटा। ऑल द बेस्ट।